तो विवाह की जगह से देखेंगे ना, तो एक उम्र में आने के बाद एक प्रश्न बनता है कि विवाह करें कि ना करें। ब्रेक में भी एक बिटिया पूछ रही थी कि कैसे तय करें कि विवाह करें कि ना करें। वही करें तो क्यों करें, अगला बात कह रही है, करें तो क्यों करें। तो हमारी पिछली पीढ़ी के जो लोग होंगे ना, वो सोच रहे होंगे ये भी कोई पूछने की चीज है कि करें विवाह कि नहीं करें। तो ये जो पहला प्रश्न बनता है ना, विवाह करें कि ना करें, अगर सामान्य रूप से हम अपनी जिंदगी को देखें ना, तो ये दिखता है कि जिंदगी में जब कभी हमारे साथ खुशी के कुछ अवसर आते हैं, हम उसको कुछ लोगों के साथ साझा करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं। दिन भर में भी कुछ अच्छी घटना घटती है ना, हम लौट करके उसको अपने पेरेंट्स के साथ, मित्रों के साथ, बाकी लोगों के साथ साझा करना चाहते हैं। ये शेयरिंग आदमी की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। मानव संबंध में जीते हुए अपने लाइफ के अच्छे मोमेंट्स को और सामान्य जीने में जो घटनाएं हम देखते हैं, हम उसको दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं, साझा करना चाहते हैं। ये पहला पॉइंट दिखता है। सबको माइक दे के पूछूंगा मैं नहीं तो आगे नहीं बढ़ूंगा। तो जिंदगी में ये दिखता है कि अपने दिन भर में जो घटनाएं हमारे साथ घटती हैं, जो हमारे अचीवमेंट्स होते हैं, जो कुछ अच्छे मोमेंट्स होते हैं, हम उनको दूसरों के साथ साझा करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं। वो शेयरिंग हमको तृप्ति देती है। इसी तरह से जिंदगी में कहीं कठिन अवसर आ जाए, कठिन परिस्थितियां आ जाए, कुछ हमारे साथ ठीक नहीं हो, कुछ दुर्घटनाएं हो जाए, कुछ हमने सोचा था ये अचीव करें वो नहीं हो पाता है, वैसी स्थिति में भी हमको लगता है कि कोई सपोर्ट हो हमारे पास, जहां मिल करके हम उसको कर सकें। तो राह चलते किसी से झगड़ा भी हो जाए, कोई घटना भी घट जाए, तो हमको लगता है कि कोई साथ में हो तो जीना सरल महसूस होता है। उन कठिन परिस्थितियों को फेस करना सरल महसूस होता है अगर किसी की कंपनी हो तो, कोई साथ हो तो वो साथ कंटिन्यूटी में एक दूसरे के साथ होने की दृष्टि से विवाह का पहला महत्व दिखता है। अगर वो हमारे पास कोई नहीं होता है तो बहुत सुख सुविधाओं के होते हुए भी हमको जिंदगी में अकेलापन महसूस होता है, क्योंकि अपनी बातों को शेयर करने के लिए या कठिन परिस्थितियों में जब हम परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, दबाव में आ जाते हैं, उन सभी जगहों पर कई बार हमको लगता है कि एक सपोर्टिंग हैंड होता तो बेहतर होता, कि नहीं? बिल्कुल। तो पहली जगह विवाह की ये समझ में आती है कि वो भावनात्मक रूप से, वही लिखा है पहला, कि एक दूसरे को भावनात्मक जगह से, इमोशंस की जगह से हम सपोर्ट कर सकें, पॉजिटिव इमोशंस को एक दूसरे के साथ साझा कर सकें और निगेटिव परिस्थितियों में एक दूसरे के लिए सपोर्टिंग हैंड बन सकें। उस दृष्टि से विवाह की जरूरत दिखाई देती है। हम स्टेप वाइज चलेंगे तो सभी प्रश्नों को ओपन नहीं करेंगे। ये पहला बिंदु नहीं समझ में आया हो या किसी को इस पर प्रश्न हो तो बता सकते हैं। यस प्लीज। सपोर्टिंग हैंड की जरूरत तो आपको भी महसूस हुई होगी कभी ना कभी। थैंक यू, अच्छा प्रश्न है ये। सौभाग्य कहो या दुर्भाग्य, हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे अपने फीलिंग्स को इतने स्टेबल कर पाते हैं कि दूसरों से सपोर्ट पाने के बदले दूसरों को सपोर्ट देने का माइंडसेट रखते हैं। सर कैसे? उसी के लिए ये जीवन विद्या मध्यस्थ दर्शन का कार्यक्रम है, जिसमें कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल लगाने होते हैं ताकि अपनी स्थिति वो हो सके कि हम दूसरों को देने की जगह से सोच सकें।
तो आता हूँ, उस पर आता हूँ। पिछले सेशन में कोई हमसे सवाल पूछ रहे थे कि अगर इस तरह से इमोशनल सपोर्ट ही चाहिए तो कोई मित्र भी तो दे सकता है कि नहीं? बिल्कुल दे सकता है तुम्हारा मित्र, लेकिन तब तक जब तक उसकी शादी ना हो जाए कि नहीं? उसके बाद भी अगर सपोर्ट ढूंढने जाओगे तो पति पत्नी में झगड़ा करवाओगे, ये हमसे लिखवा के ले लो। ये पहला पार्ट समझ में आया। आगे बढ़ेंगे ना तो ये दिखता है कि बैठ जाओ बैठ जाओ। दूसरी बात ये दिखती है कि एक उम्र में आने के बाद स्वाभाविक रूप से एक लड़के का लड़की के प्रति या लड़की का लड़के के प्रति एक प्राकृतिक रूप से आकर्षण दिखता है। तो नेचुरली देखेंगे, प्राकृतिक ढंग से देखेंगे तो पशु पक्षियों में भी वो बात दिखाई देती है। तो एक उम्र में आने के बाद मनुष्यों में भी वो प्राकृतिक रूप से आकर्षण दिखता है एक दूसरे के लिए। उस प्राकृतिक आकर्षण की जगह को देखेंगे ना तो पहले दिन कोई कह रहे थे कि दमन करने की जरूरत नहीं है। मैं भी कह रहा हूं, और पाप नहीं है। मैं भी कह रहा हूं कि ये प्राकृतिक आकर्षण पाप नहीं है, लेकिन मैं साथ में ये भी कहूंगा कि पुण्य भी नहीं है। पाप नहीं है ये तो ठीक है, लेकिन वो पुण्य ही है ऐसा भी नहीं है। ऐसे ही उसको दमन नहीं करना है, ये बात तो सच है, लेकिन ये भी सच है कि वही डूबने की एकमात्र वस्तु भी नहीं है। ये दोनों छोर हमको पकड़ना जरूरी है। पाप नहीं है तो संसार का सबसे पुनीत कार्य भी नहीं है, और दमन नहीं करना है तो उसी में डूबना है ऐसा भी नहीं है। हमको एक संतुलन बिंदु पहचानने की जरूरत है। एक मिनट दीजिए हमको, एक एक टॉपिक को पूरा करके ओपन करता हूं। हमको एक संतुलन बिंदु को पहचानने की जरूरत है। उस संतुलन बिंदु को पहचानने की जगह से विवाह को पहचाना गया है कि ये जो प्राकृतिक रूप से हमारा आकर्षण होता है एक दूसरे के प्रति, उस संतुलन को पहचानने की जगह से विवाह संबंध को पहचाना गया है। विवाह के बिना उस प्राकृतिक आकर्षण का देखेंगे तो एक विकृत स्वरूप हो सकता है समाज की जगह से, व्यवस्था की जगह से, कि संतुलन की जगह पर हम उसको पहचान सकें। उस दृष्टि से विवाह का महत्व दिखता है। तो जो पहला सवाल पूछ रहे थे ना कि विवाह करें कि ना करें, तो मैं ये कहता हूं कि जिनको ये दो सपोर्ट की ज़रूरत लगती हो, स्वाभाविक रूप से जिनको ये लगता हो कि उनको लाइफ के अलग अलग मोमेंट्स में सपोर्ट चाहिए, उनके लिए विवाह एक अनिवार्यता है। ऐसे ही जिनको ये परस्पर प्राकृतिक आकर्षण का बहुत स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड हो, उनके लिए भी विवाह एक अनिवार्यता है। दूसरी भाषा में कहें तो बाध्यता है। तो विवाह करें कि ना करें, ना करने का वही सोच सकता है जिसको ये पहली दो जरूरतें नहीं महसूस होती हो। ये पहली दो जरूरतें आत्मक सहयोग पाने की और प्राकृतिक रूप से आकर्षण की जरूरत जिसको नहीं महसूस होती हो, वही विवाह नहीं करने की सोच सकता है। अन्यथा अगर आप विवाह नहीं करेंगे तो ये दोनों प्रॉब्लम होगी। एक उम्र के बाद अकेलापन महसूस करेंगे, खाली खाली लगेगा, और अगर वो प्राकृतिक आकर्षण की मानसिकता है तो एक दूसरे के पीछे घूमते हुए दिखाई देंगे 40 और 45 साल की उम्र होने के बाद भी, और लोग भागते फिरेंगे आपसे यहाँ से वहाँ। ऐसा सिचुएशन बनता हुआ दिखाई देगा समाज में। 70 साल की उम्र में भी जेल जाना पड़ सकता है हमारे बड़े बड़े महाराजाओं की तरह। कई सारे तो जेल में है ही ना,
नाम बताने की जरूरत नहीं है। तो ये पहचानना जरूरी है कि फिर उसको हम किसी परवर्टेड फॉर्म से, विकृत रूप से पूरा करना चाहते हैं तो सामाजिक समस्या बनती है। इसके अलावा एक और समस्या बनती है, अगर ये दोनों हमारी नीड है, भावनात्मक सहयोग की और प्राकृतिक आकर्षण की, और हम विवाह में नहीं जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा मन उलझता है फिर उस तरह के प्रोग्राम्स को सोचने में, देखने में, सुनने में, करने में, जो 10 तरह के एडिक्शन के रूप में दिखता है। और मज़े की बात यह है कि एक बार आप मेंटली उसमें इंगेज होना शुरू हो गए ना, तो बाहर निकलने का कोई उपाय बहुत कम है, कठिन हो जाता है। फिजिकली आप प्राकृतिक आकर्षण में इंगेज हैं ना, ठीक है, आप उससे बाहर निकल सकते हैं। मेंटली आप इंगेज हो गए तो दिनों, महीनों, घंटों, सालों उसमें फंस जाते हैं। फिर आदमी बैठा कहीं रहता है, सोचता वही रहता है। तो मानसिक रूप से हम बीमार हो जाते हैं अगर हम उसी में उलझ गए तो। और बड़ा धंधा है आज के दिन इंटरनेट पर इन मटेरियल्स का, बड़ा धंधा है। वो धंधा इसीलिए है कि कहीं ना कहीं विवाह के पहले या बिना विवाह के हम उसमें मेंटली इंगेज हो जाते हैं, मानसिक रूप से इंगेज हो जाते हैं। शारीरिक रूप से इंगेज होएंगे ना तो 10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे में बाहर आ जाएंगे। मानसिक रूप से इंगेज होंगे, ठीक है, फिर तो कोई हिसाब नहीं है जी, कोई हिसाब नहीं। तो ये 2 जगह से अगर आवश्यकता महसूस होती हो तो विवाह एकमात्र ऑप्शन है, अन्यथा आप परेशान होने ही वाले हैं और दूसरे भी आपसे परेशान होने ही वाले हैं, जल्दी जल्दी। अब बताइए, यहाँ पे रुक जाता हूँ, एक एक पॉइंट पर चलेंगे हम। अभी हमने 2 पॉइंट पर सिर्फ बात किया है और ये कहा है कि ये दोनों अगर ज़रूरत है तब तो विवाह करना बाध्यता ही है, चॉइस ही नहीं है कि करें कि ना करें। नहीं करने के रूट में जाएंगे तो खुद परेशान रहेंगे, दूसरों को परेशान करेंगे। भैया आपने बोला परस्पर स्वाभाविक आकर्षक, तो पहले छोटी उम्र में वो शादी करा देते तो उसमें आकर्षक कहाँ है? छोटी उम्र में मतलब 17-18 साल, मतलब पढ़ते पढ़ते उनकी शादी करा देते 9th-10th में ऐसी। तो 17-18 साल वालों से पूछ लेते हैं उनको आकर्षण है कि नहीं। अब आपके नहीं, जमाने से तो हम चलेंगे नहीं। 17 कर लीजिए, 18 कर लीजिए, 16 कर खेलते लीजिए, खेलते ऐसे शादी करा देते तो वही कह रहा हूँ। अब आपका दौर तो गया दीदी, अब तो 14-12, कल कोई हमको 9 साल बता रहे थे बाहर, तो 14, 16, 18, 20 तो बहुत हो गया जी। क्यों? यस सर ना, थैंक यू। तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है यार, नहीं तो लोग कहेंगे मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो ये दिखना जरूरी है। ये 2 कोई भी बात करना हो तो बताइए भैया। यस प्लीज। इधर इधर भैया, ये परस्पर स्वाभाविक आकर्षण है वो तो शादी के बाद भी हो सकता है जी। तो बात यही हो रही है कि शादी के बाद उसको पति पत्नी संबंध में अगर आप एक साथ रह रहे हैं तो वो सामाजिक, पारिवारिक सब दृष्टिकोण से अलाउड है, वैध है। उनके अलावा दूसरों के साथ भी तो हो सकता है। ये भी बहुत अच्छा बात है कि शादी के बाद भी तो हो सकता है, बिल्कुल सही बात। तो अब 2 चॉइस है तुम्हारे पास, या तो पूरे दिन भूखे रहो या चावल दाल खाओ। अगर तुमको लगता है कि पूरे दिन भूखे रह के चला सकते हो तो जरूर चलाओ जी, मेरी तरफ से कोई आपत्ति नहीं है। तो हो तो सकता ही है। इसीलिए मैं पहले दिन ये बात कह रहा था कि इनको दमन तो नहीं करना है, लेकिन इसी को सुख की एकमात्र वस्तु के रूप में भी पहचानेंगे तो समस्या होगी। तो निश्चित रूप से विवाह के बाद भी उलझ सकते हैं अगर हमने इसी सेंसेशन को, इसी संवेदना को अपने सुखी होने का डिजाइन मान लिया है, और जैसा उस दिन कह रहे थे उसमें अलग अलग वैरायटी ढूंढने का काम करेंगे।
अलग अलग तरीके ट्राई करने का काम करेंगे, अलग अलग लोग ढूंढते रहेंगे, कर तो सकते हैं, हासिल कुछ ज्यादा नहीं होगा पछताने के अलावा। हासिल कुछ ज्यादा नहीं होगा पछताने के अलावा। हेलो सर, जी मेरा सवाल एक विद्यार्थी जीवन से जुड़ा हुआ है। हम जिस उम्र में हैं उस उम्र में करियर बनाना होता है, लेकिन जो आकर्षण है जो हमें लक्ष्य से भ्रमित कर देता है। सवाल यह है कि इस आकर्षण से विद्यार्थी जीवन में कैसे बचा जाए। बढ़िया, ये भी एक अच्छा प्रश्न है। तो देखो, इस जगह पर अगर आकर्षण महसूस होता है ना, तो पहले तो ये पहचानने की जरूरत है कि ये प्राकृतिक है, तो अपराध नहीं है, इससे तो मैं सहमत हूं। लेकिन यही सबसे पवित्रतम कार्य है, ऐसा भी मैं नहीं कह रहा हूं। तो अपराध तो नहीं है, गलती तो नहीं है, लेकिन यही संसार का एकमात्र अंतिम लक्ष्य है, ऐसा भी नहीं है। तो क्या करना होता है? सभी संवेदनाओं को उसके प्रयोजन के अर्थ में संतुलित करना होता है। तो हम कुछ भोजन भी कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, कुछ पहन रहे हैं, कुछ ओढ़ रहे हैं, ठीक। ये सभी जगहों पर हमको पहचानना होता है कि ये सभी सेंसेशंस को अगर हम सुखी होने का डिजाइन मान लेंगे तो हम उसमें उलझते चले जाएंगे। तो बचपन से ही इस पर काम होने की ज़रूरत है कि ये सेंसेशंस हमारे कंट्रोल में होंगे या ये सेंसेशंस ही हमको ड्रैग करेंगे। ये सेंसेशन, ये संवेदना हमारे कंट्रोल में होंगे, हमारे नियंत्रण में होंगे, हम अपने हिसाब से इसका प्रयोग करेंगे, या ये संवेदनाएं ही हमको बाध्य कर देंगी कुछ करने से। अगर ये संवेदनाएं ही हमको बाध्य कर रही हैं तो फिर वो सिर्फ आकर्षण नहीं है, वो आकर्षण सिर के ऊपर चढ़ गया है कि नहीं? नशा सिर के ऊपर चढ़ गया है जिसने हमको दबा दिया है। हमको ये समझना जरूरी है कि हम ही रोज रोज इसमें आग दे करके इसको बढ़ाते हैं। जिस दिन भी वो आकर्षण हमको प्राकृतिक रूप से महसूस होता है, एक बार अगर ये पहचानेंगे ना कि उसका संतुलित होना हमारा गोल है, तो एफर्ट उसके लिए शुरू से शुरू करेंगे। अभी जाने अनजाने हमने मान लिया है कि वही हमारे सुखी होने का डिजाइन है, इसलिए अलग अलग तरह की वैरायटी, अलग अलग तरह के प्रयोग, अनेक अनेक प्रकार से उसी को पाने में हम अपने को इन्वेस्ट कर देते हैं। और अगर वो प्रवृत्ति रहेगी तो जैसा कि ये कह रहे थे, विवाह भी सफल नहीं होगा। विवाह के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स शुरू होंगे, जिसमें आपकी पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे और 4 और लोग भी साथ में परेशान होंगे कि नहीं? सही बात है ना? थैंक यू। इधर हैंड रेज है, जरा सुन लेता हूँ फिर आता हूँ। भैया 2 प्रश्न है। दिस इज एज पर आवर सोसाइटी नॉर्म्स, when you get at a age you are supposed to get married, but at the same time even our parents don't know why are they getting us married. So where are we leading? जब आप बोल रहे हो भावनात्मक चाहिए, आकर्षण we understand, but क्या हमारे पेरेंट्स को पता है वो हमारी शादी क्यों करवा रहे हैं? नहीं, पेरेंट्स तो सामान्य रूप से 2 में से एक कारण से करवाते हैं। या तो पीयर प्रेशर है, पीयर प्रेशर, कि बगल वाले जब घर आते हैं ना तो पूछते हैं बेटे की शादी हो गई कि नहीं, बिटिया अभी भी घर में है क्या। तो वो ये पीयर प्रेशर जो है ना, वो पिताजी की जगह से, माँ की जगह से देखेंगे तो एक तो पीयर प्रेशर है। बाजू वालों को ज़्यादा चिंता रहती है, लोग परोपकारी हो गए हैं जी, हमारा घर ठीक हो नहीं हो, पड़ोसी का ठीक होना चाहिए। तो एक वो कारण दिखता है पेरेंट्स की जगह से। दूसरा, कई बार पेरेंट्स उसको एक जिम्मेदारी के रूप में भी मानते हैं, खास करके हमारे समाज में लड़कियों की शादी को तो ज़्यादा मानते हैं। माइक, मतलब हमें अपनी जिम्मेदारी खत्म करनी है तो तुम्हारी शादी कर रहे हैं हम, जी जी,
ये माइंडसेट है जिसके कारण वो कर रहे हैं, पर मैं उसको कारण नहीं मान रहा हूँ क्योंकि उस पर बात हो सकती है। ये दो अगर अपने में है कि हमको भावनात्मक सहयोग चाहिए या हमको वो आकर्षण बहुत ज़्यादा महसूस होता है, ठीक, या इतना महसूस होता है कि पूरा करने की ज़रूरत लगती है, तो विवाह अनिवार्य है। आपके बगल में एक प्रश्न था, ठीक है, और कुछ कह रहे? हाँ, आई एम सॉरी। Yeah, because now these two needs of your emotional and your physical attraction जी, can be, as matlab, no offense to anybody, can be taken care by living relationship. So why we need to enter into a marriage association altogether? ये भी अच्छा प्रश्न है कि लिव इन रिलेशनशिप में भी तो ये चीज़ें पूरी हो सकती हैं, तो मैरिज में क्यों जाएं? बढ़िया। माइक दे दीजिएगा इनको जरा, 1 सेकंड कुछ ऐड करने। अभी बोलता हूँ ना। हाँ, माइक। सिचुएशनशिप के बारे में था मेरा, कि लोग उसमें जाना क्यों चाहते हैं, और अगर मैंने ना बोला किसी को तो वो ऐसा गिल्ट ट्रैप करने का ट्राई करते हैं, क्योंकि मैंने उनको एक क्लियर रीजन दिया था कि जो मुझे उसमें अपना मेन इंपॉर्टेंट टाइम नहीं इन्वेस्ट करना है, और जो इमोशंस इन्वेस्ट होते हैं मुझे वो भी नहीं करना है। तो फिर उसके बाद वो जो गिल्ट का आता है ना कि क्यों नहीं, अगला करता है या हम? अगला करता है मुझे। अगला तो आपको गिल्ट में इसलिए डालना चाह रहा है कि इमोशनली हो करके आप हाँ बोल दें। वो तो इतना सिंपल कारण है। ये जो दूसरी बात इन्होंने कही ना कि ये दोनों ज़रूरतें तो लिव इन में भी पूरी हो सकती हैं, साथ साथ बिना विवाह के रहने में भी पूरा हो सकता है, तो क्यों करें? मैं 2 सवाल पूछता हूँ, सबसे सिंपल आपसे भी पूछ लेता हूँ। विवाह में और लिव इन में फ़र्क क्या है? मेरे हिसाब से तो एक सिंपल फ़र्क है कि कल को आपको अलग होना हो तो विवाह की एक लंबी प्रक्रिया है अलग होने की। लिव इन में आप सुबह का शाम बैग पैक करके जा सकते हैं, इतने तो फ़र्क है। अगर आप साथ साथ रहना शुरू कर दिए तो बाकी हिसाब आप वहाँ भी लगाते हैं। जितना हिसाब विवाह में लगाते होंगे ना कि हस्बैंड क्या करे, वाइफ क्या करे, लिव इन में भी वो हिसाब हम लगाना शुरू कर ही देते हैं सारा। सिर्फ एक ही फ़र्क होता है कि डाइवोर्स की लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना होता है, इतना ही तो है। तो फ़र्क सिर्फ उतने का है, ठीक है। बाकी झगड़े वैसे ही शुरू हो जाते हैं, तो उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। आता हूँ, अभी 2-3 क्वेश्चन लाइन से हैं, मुझे ध्यान में है, थोड़ा इसको भी सुन लो। पर दूसरा भाग देखेंगे ना तो मैं एक ही बात कहता हूँ, इसको मैं दूसरे लैंग्वेज में कहूँ तो ये है कि मैरिज में कमिटमेंट थोड़ा ज़्यादा है, लिव इन रिलेशनशिप में थोड़ा कम है या नहीं है। मैं आपसे ही पूछूंगा, आप किसी ऐसे लड़के या लड़की के साथ रह रहे हो जिसके बारे में ये भरोसा नहीं हो कि शाम को वो लौटेगा कि नहीं, जाते हुए आपका मोबाइल भी उठा के लेके जा सकता है, बैंक लॉकर का पासवर्ड भी। एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा उत्तर पूरा कर लेने दो, नहीं तो सुन नहीं पाओगे माइक ढूंढने के चक्कर में। जो जिसके बारे में ये भरोसा नहीं हो कि वो सुबह का गया शाम को लौटेगा कि नहीं, ठीक, तुम्हारा मोबाइल भी साथ में उठा के ले जाएगा कि नहीं, लॉकर से तुम्हारे पैसे और गहने भी उठा के ले जाएगा कि नहीं, ठीक, लौट करके तुम्हारे फोटो कल इंटरनेट पर वायरल होते हुए दिखाई देंगे कि नहीं। ये भरोसा जिस पर नहीं हो उसके साथ रहना ज़्यादा आसान है या जिस पर भरोसा हो उसके साथ रहना ज़्यादा आसान है? पर भैया ये सब तो आजकल पति भी करते उनका प्रश्न खत्म नहीं हुआ है, वो जंप होता रहेगा। करते ही हैं, बहुत केसेस आए ही हैं ऐसे। परफेक्टली फाइन। तो पति भी अगर उसको करते हैं तो ये सिंपल काम देखना चाहिए कि कमिटमेंट कहाँ ज़्यादा है। पति पत्नी संबंध में वो ज़्यादा है, पर्सनल भी, लीगल भी, या लिव इन रिलेशनशिप में ज़्यादा है, वो देख लेना चाहिए। क्योंकि अगर बाकी सब कुछ आपका सेम है ही तो एक कागज के टुकड़े का ही तो मुद्दा है जी, फिर तो एक कागज के टुकड़े का ही मुद्दा है ना, ले लो वो भी। अगर सब कुछ सेम है ही तो एक कागज का टुकड़ा लेने में प्रॉब्लम भी क्या है? पर मैं माइंड इट, वेट अ मिनट, एक एक करके चलेंगे ना तो बात पूरी हो जाएगी, नहीं तो क्वेश्चंस फेंकने से उत्तर नहीं मिलेगा। मैं जो पहले भी कहा हूँ, क्रम से चलें, सुन लें, फिर आगे बढ़ें।
तो पति भी ऐसा करता है, कर सकता है, कर ही सकता है जी। मैं कैसे कहूँ कि नहीं कर सकता। मैं तो इतना ही कहूँगा कि ये देखना चाहिए कि कमिटमेंट अगर लिव इन रिलेशनशिप में ही ज़्यादा अच्छा निभा रहे हैं तो वही किया जाए। अगर लगता है कि मैरिज में वो ज़्यादा अच्छा हो रहा है तो वो किया जाए। द चॉइस इज योर्स नॉट माइन। मैं पहले क्लियर कर दूं कि मैं किसी डिसीजन के साथ नहीं हूं। मैं तो दोनों पक्ष बता के छोड़ दूंगा, आपको जो ठीक लगे आप चुनिए ना जी। तो मैं तो विवाह करें कि ना करें कभी ये नहीं कह रहा हूं कि करें कि ना करें। भाई करेंगे तो ये मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, नहीं करेंगे तो ये मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। द चॉइस इज योर्स। ऐसे ही लिव इन और मैरिज में देखेंगे तो इतना ही है कि मैरिज में वो कमिटमेंट थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए तो बच रहे हैं उससे, इसीलिए तो बच रहे हैं उससे कि वो कमिटमेंट थोड़ा ज़्यादा है। जहाँ पर भी कमिटमेंट थोड़ा ज़्यादा होता है वहाँ चीटिंग की पॉसिबिलिटी रिलेटिवली कम लगती है, इतना ही कह सकता हूँ मैं। पर आपका कमिटमेंट लिव इन में ही ज़्यादा अच्छा दिखता हो तो वही करें जी। मेरा पोजीशन नहीं है, मैं तो सिर्फ दोनों सिचुएशंस को बता के आपको छोड़ दे रहा हूँ ताकि आप डिसाइड कर सकें कि आपकी लाइफ के लिए क्या ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि हस्बैंड भी सुबह का दोपहर गायब हो सकता है, ठीक है, तो ठीक है जी। अगर हमसे पूछेंगे सामान्य रूप से तो मैं ये कह सकता हूँ कि लिव इन और इसमें 2-3 मुद्दे हैं जिसको सोचने की ज़रूरत है। एक सामान्य डेटा सर्वे देख लेना चाहिए। हमारे आपके कहने से क्या होता, एक सामान्य डेटा सर्वे देख लेना चाहिए। कहाँ कमिटमेंट और फ्रॉड ज़्यादा है, कहाँ कम है, कहाँ लोग लंबे समय तक कमिटमेंट में निर्वाह करने की सोचते हैं, कहाँ छोटी छोटी बातों में भी एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करते हैं। ये डेटा देख लेना चाहिए। मेरा पोजीशन आपका पोजीशन कोई मतलब नहीं रखता, जो डेटा कहता हो उस हिसाब से चलने। और इसके साथ जो इसमें आखिरी बात मैं कहूँगा ना, वो ये कि इस पूरी प्रक्रिया में चाहे मैरिज का हो चाहे लिव इन रिलेशनशिप का हो, एक दूसरे के साथ विश्वास, सम्मान, स्नेह जैसे भावों से जीने वाले भाग को अगर नहीं करेंगे, शिकायतें दोनों बनी रहेगी। तो लिव इन में रहिए तो भी उतने ही झगड़े होंगे और शादी करके रहिए तो भी उतने ही झगड़े होंगे। अगर एक दूसरे के साथ विश्वास, सम्मान, स्नेह की मानसिकता नहीं है, जिसका मतलब अगले की ज़रूरत को अपनी ज़रूरत के साथ पूरा करने का माइंडसेट, अगले को भी अपने जैसे मानव के रूप में देखना, ना कि नीचे बताना, और उसकी मूल चाहना पर भरोसा होकर के साथ में जी पाना, ये बेसिक प्रीरिक्विजिट दोनों जगह जरूरी है, दोनों जगह जरूरी। यस प्लीज। हाँ ये मेरे कजन का क्वेश्चन है, वो यहाँ पे आ नहीं पाए इसलिए मैं पूछ रही हूँ। जी जी। तो उसका सिचुएशन कैसा है ना कि वो शी इज़ क्वाइट ओल्डर देन मी और उसके सारे फ्रेंड्स की शादी हो गई है, और उसके जो सिचुएशन ऐसा है कि उसके जो फ्रेंड्स है, जो कपल्स है, दोनों एक दूसरे पे चीट कर रहे हैं, ये उन दोनों को भी पता है, लेकिन फिर भी दे आर एक्टिंग एज एन हैप्पी फैमिली। तो ये डायनामिक उसको वो थोड़ा एक्सप्लेन कर दो ना। वही उसमें जो हैप्पी फैमिली की तरह एक्ट करना है ना, उसका मतलब इतना ही है कि कुछ ज़रूरतें उनकी आपस में पूरी हो रही है, कुछ के लिए उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट कहिए, कंप्रोमाइज़ कहिए, वो कर लिया है। तो शायद फाइनेंशियली यहाँ सिक्योर होंगे, सोशली सिक्योर होंगे, हमको नहीं पता, ठीक। और जहाँ एक दूसरे के साथ इंगेज होंगे वहाँ शायद ये प्राकृतिक आकर्षण ज़्यादा काम कर रहा होगा, नेचुरल अट्रैक्शन वहाँ काम कर रहा होगा, यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी दिख रही होगी, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। बट कोर आइडिया आप देखेंगे ना, मैं एक ही बात कहूँगा, धीरे धीरे ये पकड़ना जरूरी है कि इन सेंसेशंस को हम जितना ज़्यादा हैप्पीनेस का सोर्स मानते हैं, जितना ज़्यादा हम इसमें इंगेज होते चले जाते हैं, उतना हमारा पहले फिजिकल इंगेजमेंट होता है, फिर मेंटल इंगेजमेंट होता है। पहले लीगल ढंग से उसको पूरा करने का सोचते हैं, फिर धीरे से इलीगल ढंग में चले जाते हैं, फिर इलीगल ढंग को लीगलाइज करने के लिए आंदोलन करते हैं। ये पूरा क्रम चलता है जी, पूरा क्रम चलता है। हंस रही है अदितिया। हाँ सर। भैया 1 मिनट बस, इसको एक। एक बार फिर से रिपीट करिए ना। ये
हाँ, काफी लोगों को नहीं आया। क्या चीज फिर से इस बात को रिपीट कर दूं? इतना ही बात मैं कह रहा हूं ओवरऑल कि देखिए, चाहे लिव इन में रहिए चाहे मैरिज में रहिए, फर्क क्या है? पहले ये पहचानिए कि फर्क क्या है। क्या डिफरेंस देखते हैं आप? माइक, क्या डिफरेंस आप देखते हैं? भैया मैरिज में रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी तो ज्यादा है ना। वेल एंड गुड, अच्छा प्रश्न उठाया आपने। तो ये समझ में आता है कि मैरिज में रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, ठीक है, इसलिए हम मैरिज से बच रहे हैं। लिव इन में वो कम दिखता है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होने का मतलब क्या है? माइक लीजिए, हाँ बताइए। सोशली भी मतलब उनके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारे पेरेंट्स की तो होती है। उसके अलावा भी ऐसा तो कोई 100% अश्योरेंस तो है ही नहीं कि इनफिडिलिटी यहाँ पे नहीं होगी। तो मतलब इतनी जिम्मेदारियां भी लो, इतना काम भी करो, फिर चीट भी हो जाओ, तो ये कैसे ठीक है? बढ़िया। तो ये पकड़ना जरूरी है। दो इश्यूज आप कैसे सॉल्व करेंगे उसको आप देख करके तय कर लीजिएगा। मैं तो इश्यूज रख दूंगा, किसमें ज्यादा बढ़िया होता है उसको डिसाइड कर लीजिए। अभी ऐसा लगता है जैसे मैरिज कर लिए ना तो दूसरे घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि एक माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर थी, एक माँ बाप की इनके ऊपर थी, तो दोनों मिलके बढ़ कैसे गया? भैया क्योंकि लड़कों के ऊपर कम ही आती, कितना भी सोसाइटी बोल ले, पर लड़कों के ऊपर कम रिस्पॉन्सिबिलिटी आती ही है, ये तो है ही। अब इस पर तो विवाद शुरू हो जाएगा अभी इधर से। नहीं है, ऐसा नहीं है सर। इस पर हाँ, एक मेरे से तो एक्सपेक्टेशंस भी इतनी ज्यादा होती है, ससुराल वालों की भी, पीयर की भी। और दामाद जी तो अगर वहां पे जा रहे हैं तो माय गॉड, भगवान जैसे पूजा जाता है। और अभी एक मिनट, ये जो लड़के इधर से बताना शुरू करेंगे ना भी, तो ये लंबी लिस्ट बताने वाले हैं कि तुम्हारे चक्कर में क्या क्या करना पड़ता है हमको। कि नहीं सर? मैं तो एक इतनी सी लाइन बोलूंगा सर, लिस्ट वाला है, कॉन्सेप्ट वो आता है सर, कॉन्सेप्ट। उनके पास जो लिस्ट है वो लिस्ट हमारे पास भी है। अभी शुरू हो गया ना, ज्यादा बड़ी है उनसे। अभी देखो एक मिनट, इससे ये हमको पता चलता है कि अगर संबंध में जीने का माइंडसेट हो ना, देखिए क्या है, आदमी के लिए ये संबंध में जीने का अगर माइंडसेट नहीं है, वो कमिटमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना, जाने अनजाने हम एक दूसरे के लिए यूज करने की वस्तु हो जाते हैं। ये ठीक है कि मैरिज में भी वही चल रहा हो, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूँ, बट मैरिज में दूसरी पॉसिबिलिटी भी है जो आपने कहा, जिसको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी या बोझ की तरह देखते हैं। मैं तो उसको ऐसे देखता हूँ कि जो पेरेंट्स हैं और जो बच्चे हैं और जो चिल्ड्रन होने वाले हैं, ये सबका एक कॉम्प्लीमेंट्रीनेस भी तो हो सकता है। आज की लड़कियों को बच्चे करने के पहले 24 बार सोचना पड़ता है कि पालेगा कौन। कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि भाई बच्चे, लड़कों को कहते हैं कि बच्चे तुमने भी पैदा किए हैं तो आधा दिन तुम भी जगना और आधा दिन कपड़े बदलना। हमारे दोस्तों में ऐसे भी दोस्त हैं। अगर वही जो बोझ लगे आपको ग्रैंड पेरेंट्स ना, वो साथ में होते ना, तो ये बच्चे कब पल जाते आपको पता भी नहीं चलता। तो गांधी जी का एक पुराना कोट है, उनसे पूछा किसी ने कचरा क्या है, जो आप बोझ कह रहे हैं ना, उनसे पूछा कचरा क्या है, कहा जो चीज अपने जगह पे नहीं है, जहां उसको होना चाहिए, वो कचरा है। तो गोबर अगर यहाँ पड़ा हुआ है तो कचरा है, खेत में पड़ा हुआ है तो खाद है। तो माँ बाप को हमने निकाल के एक दूसरी जगह फेंक दिया तो वो वहां बोझ हो गए। यहाँ बच्चा लावारिस जैसा घूम रहा है डे केयर सेंटर में, कि नहीं? तो यहाँ बच्चे को देखने के लिए कोई नहीं बच गया है। वहां जो है दादा दादी बोझ बन के बैठे हुए हैं कि उनकी कोई सार्थकता नहीं। परिवार को अगर देखेंगे ना तो हमको दो चीज सोचने की जरूरत है। एक तो ये कि साथ जीने का एक व्यवस्थित, संतुलित, भरोसेमंद तरीका क्या हो, क्योंकि चाहते तो हम भी विश्वास है ना, अविश्वास तो चाहते नहीं है। आज के सिचुएशन के कारण किसी एक पर अधिक दबाव पड़ जाता हो कि दूसरे पर दबाव पड़ता हो। मुद्दा यह है कि कुछ चीजें यहाँ ठीक नहीं चल रही है तो लात मार के सबको तोड़ के हटा दें या उसको ठीक होने के ऊपर कुछ काम करें।
अगर यहाँ शिविर में 2 चीजें ठीक नहीं चल रही हो तो 2 उपाय है। एक है ये टेंट वेंट सब उखाड़ो फेंको, ठीक है, चल दो। दूसरा डिजाइन ये है कि जो ठीक नहीं हो रहा है उसको थोड़ा लग करके ठीक करने की तरफ हम कुछ भागीदारी कर सकें। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको बोझ इसलिए लग रही है क्योंकि हम एक दूसरे को सहयोग करने की जगह एक दूसरे का टांग खींचने वाले माइंडसेट से आ गए हैं। जितने लोग हमारे साथ होते हैं ना, वो हिंदी का कहावत है 1 और 1 11। 1 और 1 अगर लड़ना हो ना एक दूसरे से तो निगेटिव में पहुंच जाएंगे, ठीक है। वो पुराना कोट है, किसी ने कहा बिजनेस बढ़ाना हो तो क्या करें। अमेरिका में प्रश्न पूछा बिजनेस बढ़ाना हो तो क्या करें, कहा एक इंडियन को बुला के इसका CEO बना दो, ठीक है। और कहा खराब करना हो तो क्या करें, कहा कुछ नहीं करना, एक दूसरे को बुला के कंपनी ज्वाइन करवा दो। एक दूसरे इंडियन को और बुला के कंपनी ज्वाइन करवा दो, ये दोनों बराबर कर देंगे अपने एक दूसरे को। तो जब हम उस विरोध लड़ाई झगड़े के माइंडसेट से आ गए हैं तब तो जितना बड़ा कुनबा उतनी बड़ी आफत। लेकिन अगर सहयोग के माइंडसेट से देखेंगे ना तो ये भी तो डिजाइन हो सकता था कि पहले 4 लोग हमारे सहयोग में खड़े थे, अभी 24 लोग हैं। एग्जैक्टली। थैंक यू जी, कहिए फिर इधर शिफ्ट होंगे। मतलब ठीक है, मुझे समझा कि ये दादी दादा एंड ऑल द पॉइंट्स। एक बात ये, आई थिंक अभी जो मेल्स हैं वो ज़्यादा सहयोग करते हैं कंपैरेटिवली जो मेरी मम्मी के ज़माने में होते थे। आई थिंक यहाँ पे भी आप में से जितने बैठे होंगे वो लोग इस बात को अग्री करेंगे। एक बात। दूसरी बात ये कि जो हम दादी दादा से सहयोग की आप बात कर रहे थे, आई डोंट थिंक वो हर फैमिली में होता है। इनफैक्ट छोड़िए, रहने देते इनफैक्ट तुमने कहा तो मैं एक लाइन में पूरा कर देता हूँ रहने देने के बाद। देखो, हो सकता है कुछ परिवारों में नहीं भी हो रहा हो, कुछ में हो भी रहा हो। मुद्दा यह है कि अगर नहीं हो रहा है तो उसको ठीक करने पे काम करेंगे या उसको लात मार देंगे। दैट्स द पॉइंट ना भैया। अभी तो हम खुद पे ही काम कर रहे हैं, है ना। और खुद पे मैं तो सिर्फ अपनी पर्सनली भी अगर बात करूं तो अभी तो मैं खुद पे काम कर रही हूँ और मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकती हूँ अकॉर्डिंग टू विद्या ओनली कि मैं सामने वाले से एक्सपेक्ट नहीं कर सकती हूँ कि उसको कुछ भी यहाँ का कॉन्सेप्ट पता है ना। तो आई कैन नॉट एक्सपेक्ट कि वो खुद पे भी काम करेगा, एक बात। दूसरी बात, उसके पेरेंट्स का भी आई कैन नॉट एक्सपेक्ट कि वो खुद पे काम करेंगे। तीसरी बात, अगर इफ दे आर नॉट इन द माइंड सेट टू एक्सेप्ट मी एज देयर ओन पार्ट ऑफ द फैमिली, और ऐसा होता ही है, हर लड़की इस बात पे अग्री करेगी कि एक ससुराल है और एक पियर है, खुद का घर है ही नहीं, है ना। तो अभी इस माइंडसेट के साथ में तो फिर मैं ससुराल जाने में डरूंगी ही ना। बेटा, तो 2 काम करने की जरूरत है। देखो, एक तो ये माइंडसेट ठीक हो सके उसके लिए हम कुछ काम कर सकें। दूसरा, जो इतने सारे उत्तर भी सुन लो, प्रश्न पूछने से थोड़ी उत्तर मिलेगा। एक ये कि वो माइंडसेट समाज में बन सके उसके लिए हम काम करें ताकि ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो। प्रॉब्लम भी एक दिन में थोड़ी आई है। दूसरा कि पहली बात तो ये कह रहा हूं कि ये माइंडसेट ठीक हो सके समाज में, उसके लिए हम काम करें कि नहीं, ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट है कि जो आप कह रहे हैं कि वैसा घर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आगे इस पर बात करेंगे हम कि लड़के और लड़कियों को चूज करते समय क्या बात का ध्यान रखें। वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम आते हैं उस पर। इधर से कोई प्रश्न था जी? हाँ, सॉरी जी सर, मेरे भैया 2-3 डाउट थे। एक तो आपने जो दूसरा पॉइंट बढ़ाया परस्पर स्वाभाविक आकर्षण, ठीक है, इसके लिए क्या कि हमारे फैमिली वाले या परिवार वाले बातचीत करने से डरते, तो हम एक एजुकेटेड होने इस एज के साथ या कुछ टाइम पहले से हम उस चीज़ को सही से देख नहीं पाते, तो हमारा कहीं ना कहीं उस बात पे नजरिया नेगेटिव ही रहता है क्योंकि सोशलाइजेशन के चक्कर में। तो इसको हम कैसे ध्यान रखें, हमसे जो छोटे हैं उनको कहीं ना कहीं समझा सके, तो हम खुल पे कैसे बता सके उनको, ये चीज़ है। फिर दूसरी चीज़ पूछता हूँ। देखो, इस पर तो मेरा एक लाइन का उत्तर यही है कि ये समझने की जरूरत है कि पशु पक्षियों में भी प्राकृतिक रूप से ये आकर्षण दिखता है। पशु पक्षियों में उसका संतुलन भी दिखता है कि संतान को उत्पन्न करने की दृष्टि से एक समय में उसका प्रयोजन दिखता है। मनुष्य के रूप में हमको ये समझने की जरूरत है कि हम उन संवेदनाओं के मालिक बनेंगे कि गुलाम बनेंगे। उन पर हमारा नियंत्रण होगा कि हम उनके हिसाब से घिसटते चलेंगे। किसमें जिंदगी ज़्यादा सफल होगी, ये सवाल पूछने भर की जरूरत है, पूछने भर की जरूरत है।
अगर किसी को लगता है कि डूबने में ज़्यादा जिंदगी सफल होगी, थोड़ा दिन करके देख लो, थोड़े डूबे हुए लोगों से मिल के बात करके देख लो, पता चल जाएगा। लेकिन भैया ये बार बार मौका मिलता नहीं ना। एक बार अपन फंसे, आप जैसा बता रहे, एक बार डूब के देख लो तो वापस मौका मिलता नहीं है ना। क्योंकि एक बार अगर आदमी, रीज़न क्या होता है कि आज के टाइम में लड़कों की जैसे मेंटेलिटी, मेरे फ्रेंड्स की जस्ट नॉर्मल बात करते उस टाइप से कि लव मैरिज करेंगे तो लड़की चीट कर देगी, ठीक है, और अरेंज मैरिज करेंगे तो घर वालों के दबाव में आके, घर वालों की मर्जी से करेंगी तो अपन उसको समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। हर बार ये सुनाई देता है लव मैरिज करेंगे तो लड़की चीट कर देगी। ऐसा लगता है जैसे लड़की किसी दूसरे ग्रह से आई है, लड़के तो चीट करते ही नहीं है। नहीं तो वो चीज एक सेपरेट चीज हो गई। फिर जो फैमिली से, उसको तो अपने लेवल पर अपन समझा सकते हैं, ठीक है। जब फैमिली से एक एज होने के बाद बॉयज का ऐसा रहता है, गर्ल्स से, घर से जैसा गर्ल्स पे भी प्रेशर रहता है, तो बॉयज का रहता है कि आप एज के बाद आप देख लो, नहीं तो आपकी शादी नहीं होगी, ऐसा वगैरह रहता है। और क्या होता है कि ट्रेडिशनल फैमिली के अंदर क्या है कि हमसे, जैसा आपने बताया, कि एक दूसरे के भाव मिलने चाहिए, बातचीत, तो हमें क्या बहुत बार बात करने का मौका नहीं मिलता हो, हम एक दूसरे के बात जान नहीं पाते हो, तो फिर अचानक से शादी कराई दी जाती है। फिर उसके अंदर हमारा विश्वास कैसे बना पाए? वही तो अभी इस पर आएंगे कि लड़के लड़कियों के सिलेक्शन में क्या बात का ध्यान रखें। इस प्रश्न को अभी रोक लेते। हम विवाह पर सारा प्रश्न नहीं ओपन कर रहे, हम तो जितना अभी तक किए उतने बिंदु पर ओपन किए हैं, उतने पर प्रश्न को लिमिट रखेंगे तो ठीक रहेगा, अन्यथा हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा एक बार। भैया जैसे ये आपने आप आवाज ऊंची करो। भैया जैसे यहाँ पर तो आप मतलब बता रहे हैं कि परस्पर स्वाभाविक आकर्षण है ना, पर भैया जब हम मतलब 16-17 साल की एज में जाते हैं ना, तो वहाँ ये कोई समझाता ही नहीं है, वहाँ तो ये समझाते हैं सामाजिक बाध्यता है। तो वहाँ भैया इसका कोई मतलब कोई एजुकेशन सिस्टम ही नहीं है वहाँ तो, और इसको बताने से लोग डर रहे हैं। इस वजह से क्या है, हमको मतलब विवाह करना है या नहीं करना, जैसे आपने तो लिखा विवाह क्यों, और वहाँ तो ये समझाते हैं विवाह मतलब मैंडेटरी। देखो मैंडेटरी करें हमको, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि 22 साल या 20 साल में आप विवाह करेंगे, उसके पहले क्या करेंगे। आज की प्रॉब्लम तो ये थोड़ी है कि विवाह करें कि नहीं करें, प्रॉब्लम तो बच्चा 14-15 साल से जूझ रहा है। विवाह तो आप 22 साल में करोगे, 20 साल में करोगे, और आज का कैरियर का युग है तो 28 और 30 साल में करोगे कि नहीं। उस पहले की स्थिति में मैं बार बार एक ही बात कहूँगा, इन सेंसेशंस को अपने प्रयोजन के अर्थ में, पर्पस के अर्थ में पहचानने का काम करेंगे, इनको संतुलन में रखने के संदर्भ में प्रयास करेंगे, इनके मालिक बनने का काम करेंगे कि इनके पीछे घिसट करके इनका गुलाम बनेंगे। ये सवाल तो सोचना ही होगा। और अगर एजुकेशन सिस्टम में जगह नहीं है, और शिक्षा में जगह नहीं है, समाज में जगह नहीं है, किसी जगह पर तो इसका जगह बनाने की जरूरत है, जहां एक मीनिंगफुल ढंग से इस पर बात हो सके। भैया जैसे है ना, बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि ये सेंसेशन है, अब ये हमें यहाँ आके तो पता चल रहा है, जैसे आपने बताया मान्यता, समझ गया। पर भैया जैसे उस समय तो मतलब यहाँ तो आपने 2 इक्वेशन बताई, एक तो मैं और एक शरीर, वहाँ तो ये बताने वाला ही कोई नहीं था। उस सिचुएशन में मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है जैसे विक्टिम बन भी गए, पता भी नहीं चल रहा है ना। तो हम विक्टिम बन गए, यहाँ तक में हमारा दोष नहीं है। हम विक्टिम मरेंगे और दूसरों को विक्टिम बनाएंगे, इसमें हमारा दोष है। तो उसी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि एजुकेशन सिस्टम जो नहीं है ना, या उसको दबाया भी जा रहा है उस एजुकेशन सिस्टम को। वही तो, कम से कम हम परिवार में ही इस एजुकेशन सिस्टम को डेवलप कर लें। जरूरी नहीं है कि स्कूल कॉलेजेस में ही हो, परिवार समूह में ही डेवलप कर लें, कहीं ये जगह होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि स्कूल कॉलेजेस में ही हो, परिवार में होने से भी काम चल जाएगा, परिवार समूह में भी होने से काम चल जाएगा। भैया परिवार में तो ऐसी बातों को मतलब बड़ी वो हीन भावना से देखा जाता है। भाई आप हर बार कह रहे हो नहीं है, मैं भी जानता हूं कि नहीं है। मुद्दा यह है कि नहीं है तो अब क्या करेंगे, उसका रोना रोएंगे या हम खुद ठीक होके दूसरों को ठीक होने में सहयोग करेंगे। मेरे हिसाब से भैया ये जो शिविर है ना, ये ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो अब आप ही को करना पड़ेगा ना। हर जगह श्याम को बुलाएंगे तो श्याम थोड़ी ना हर जगह शिविर लेगा जी। मैं वही बात तो कह रहा हूँ इतनी देर से कि ये काम आपको अपनी जगह पे करने की जरूरत होगी, ना कि आप ये एक्सपेक्ट करें कि श्याम आके इसको आपकी जगह पे करे। पीछे का कोई प्रश्न था क्या? हाँ, उनको दे दीजिएगा जरा माइक, आता हूँ आप पे, वहां फिर यहाँ ले आइएगा। प्रश्न को लिमिट रखेंगे हम इतने बिंदु पर। नमस्ते, आवाज नहीं आ रही।
मैंने फर्स्ट डे से आपसे डेली पूछ रहा हूँ 2-3 दिन से, तो आपने आज के लिखा था बच्चा इकलौता है या बेटी इकलौती है तो माँ बाप क्या करे, वो लव मैरिज इंटरकास्ट मैरिज करना चाहता है। 1 मिनट के लिए हमको थोड़ा ब्रेक दीजिए। जब ये अभी ये वाले पूरे हो जाए ना तो किससे विवाह करें मैं वो सारे को मैं ले आता हूँ। लव मैरिज ठीक कि अरेंज मैरिज ठीक, और अभी आता हूँ। और इससे जुड़ते हुए 2-3 सवाल और आगे है। जरूर जरूर, 1 सेकेंड, इनका कुछ है सुन के, दीदी का सुन के फिर आगे चलेंगे। यस, हेलो, नमस्ते भैया। नमस्ते। मेरा सवाल ये है कि आजकल सभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई के साथ वो किसी के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं, तो रिलेशनशिप और पढ़ाई कर रहे हैं वो करियर के लिए, तो पढ़ाई और रिलेशनशिप को कैसे मैनेज करें, या क्या ये किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, आपका क्या राय है? अब मैं अपनी ही राय दे सकता हूँ, आपकी राय तो नहीं दे सकता हूँ। मैं इतना ही कहूँगा, अल्टीमेटली अगर हमसे पूछेंगे तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि ये जो सेंसेशन के रूप में, संवेदनाओं के रूप में जो हमारा आकर्षण हो रहा है, इसको पूरा करने का एक ढंग है विवाह संबंध। अगर विवाह संबंध के पहले उसको पूरा करने का कोशिश करते हैं तो कमिटमेंट कम होने के कारण एक नॉन कमिटमेंटल एटीट्यूड होता है। उस नॉन कमिटमेंटल एटीट्यूड में 2 में से कोई भी एक अगर इमोशनल हो गया और अगला उसको ब्रेक करता है तो दूसरा पागल खाने में मिलता है, काउंसलिंग कराता हुआ कि नहीं, दिखता है नहीं ये? ऐसे ही विवाह की जगह से एक बेनिफिट ये भी दिखता है कि जो अगली पीढ़ी के संतान आते हैं उनके पालन पोषण की एक समुचित व्यवस्था हो जाती है। अन्यथा बच्चे रोड पे पलते हैं लावारिस जैसे। वो एक कहानी सुनाते रहते ना कि किसी ने कहा पति और पत्नी में पत्नी चिल्लाई उधर से पति को कि सुनो इधर आओ। कहा क्या हुआ? तो कहा मेरे बच्चे और तुम्हारे बच्चे दोनों मिलके हमारे बच्चों को पीट रहे हैं। यू डिड नॉट गेट इट? फिर से बता देता हूँ, बाकी आराम से सुनना। कहा कि पति पत्नी के बीच में कुछ हुआ तो पत्नी जोर से चिल्लाई पति को कि सुनो इधर, मेरे बच्चे और तुम्हारे बच्चे दोनों मिलके हमारे बच्चों को पीट रहे हैं। तो किसी जगह पर हमको एक उस स्ट्रक्चर को पहचानने की जरूरत है और उसमें वो सारे इश्यूज हैं। बच्चों के पालन पोषण का इश्यूज है, ठीक, फाइनेंसेस का इश्यूज है। सिस्टम बना लें, हम ये नहीं कह रहे हैं कि यही करें कि वही करें, बट एक एप्रोप्रिएट सामाजिक सिस्टम होने की जरूरत है जिसमें समाज का हर आदमी संतुलित ढंग से जी सके। तो अगर मुझसे पूछोगे तो मैं तो ये कहूँगा कि ये देखना चाहिए कि क्या इन संवेदनाओं को संतुलित करके हम पढ़ाई करते तक जी सकते कि नहीं। हमसे पूछोगे तो जिया जा सकता है, मैं बता सकता हूँ। दूसरा, कहीं ना कहीं जब उसमें कोई एक पक्ष कमिटमेंट में आता है, दूसरा नहीं आता है, तो इमोशनल ब्रेकडाउन होता है, फिर वो किसी पागल खाने में मिलता है। तो वो कहते ना हमारे यहाँ कि एक आदमी गया एक पागल खाने में देखने के लिए, तो देखा पहले सेल में जो है ना एक लड़का बिल्कुल पागलों जैसा अपना सिर नोच रहा है, जैसे देखे होगे ना ब्रेक किसी का हो जाता तो कैसा घूमता रहता है। जी सर। जी सर, तो ऐसा पागल खाने में दिखा होगा। तो पूछा क्या हो गया? तो कहा ये किसी लड़की से शादी करना चाहता था, इसकी शादी नहीं हुई, इसलिए बेचारा ऐसे हालत में आ गया। ठीक, कहा कि इसकी शादी चाहता था किसी लड़की से, नहीं हुई, इसलिए ऐसा हो गया। दूसरे सेल में गया आगे तो देखा एक वैसा ही पागल जो है फिर से दिखाई दे रहा है। पूछा इसको क्या हो गया? तो कहा इसकी उस लड़की से शादी हो गई। तो जब वो ब्रेक हो रहा होता है ना, तब लगता है कि बस जिंदगी खत्म हो गई। ये नहीं पता चलता है कि जहाँ जाएंगे वहाँ भी जिंदगी खत्म ही होने वाली है। समझ के अभाव में, कोर बात में ये नहीं कह रहा हूँ कि विवाह में समस्या है, कोर बात में ये कह रहा हूँ कि समझ के अभाव में कमिटमेंट को जितना हम एक दूसरे के लिए कम करेंगे उतना अविश्वास बढ़ेगा, मिसट्रस्ट बढ़ेगा, उतना भय होगा एक दूसरे के साथ रहने में, उतने संतान के पालन पोषण में कठिनाई होगी। तो उस सिस्टम को किसी जगह पर सोचने की ज़रूरत है
कि संतान का पालन पोषण ठीक हो जाए, एक दूसरे के प्रति हमारा कमिटमेंट ठीक रहे और ट्रस्ट के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, अफेक्शन के साथ हम जी सकें। और अल्टीमेटली अगर इन सेंसेशंस में डूबने का काम करेंगे तो झगड़ा ही होने वाला है, क्योंकि 4 जगह वो अफेयर चलाएंगे तो कभी हमको पसंद नहीं आता, कभी सामने वाले को पसंद नहीं आता। ठीक है, और कोई? इधर माइक दे दीजिएगा। हाँ, नमस्ते। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जो फर्स्ट पॉइंट है परस्पर भावनात्मक सहयोग, अगर ये पहली नीड अगर ज़्यादा महसूस होती है तो भी विवाह करना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं तो यही सजेस्ट मतलब चारों में से अगर ये एक भी महसूस होती है तो करना चाहिए? जी जी। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो सेकंड पॉइंट है परस्पर स्वाभाविक आकर्षण, तो क्या सभी मानव के अंदर ये परस्पर स्वाभाविक आकर्षण होगी ही या होती ही है? एक लाइन का उत्तर है कि लगभग सभी में होता ही है, किसी में थोड़ा ज़्यादा, किसी में थोड़ा कम। लेकिन 2 रास्ते हैं, जिनमें वो ज़्यादा है उनके लिए विवाह संबंध में धीरे धीरे उसको पहचान के संतुलित किया जा सकता है। जिनमें वो कम है वो विचार से भी उसको संतुलित कर सकते हैं, अपने विचार से, अपने समझ से भी उसको सीधा संतुलित करने का काम कर सकते हैं बिना उसमें गए हुए। तो कुछ लोग होते हैं जो अपना हाथ जला के सीखते हैं, समझते हैं। कुछ लोग होते हैं जो दूसरों का हाथ जला हुआ देख के भी सीख लेते हैं, कि नहीं? नहीं, फिर से एक्सप्लेन करूं? हाथ जला हुआ मतलब इसमें, लेकिन एक्चुअली अगर किसी में हाथ जला हुआ का मतलब कुछ लोग विवाह करके समझते हैं, कुछ लोग बिना किए हुए भी समझ सकते हैं, इतना ही कह रहा हूँ जी। एक और भी मतलब इसमें मुझे पूछना है कि जैसे काफ़ी इंटेंसिव अगर आध्यात्मिक यात्रा हमारी बचपन से रही और वहाँ पे हमें एक गलत मान्यता मिल गई कि सेक्स सबसे अपवित्र है ना, या शादी करना जो है वो सबसे अपवित्र कार्य है, ठीक है, जो कि यूनिवर्सल सत्य नहीं है, वो जीवन विद्या में समझ में आया। लेकिन वो कहीं ना कहीं अगर इतने इंटेंसिव अगर हमने 20 साल उस मान्यता में लगाए कि भगवान ही मेरा पति है, वही मेरा साजन है, वही मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और उस मान्यता को और वो सेक्स के प्रति इतना डर तुम्हारे अंदर पैदा कर दिया बचपन से, जो कि लेकिन वो निकल ही नहीं पाता है डर, है ना। तो है ना, इस डर से कैसे निकला जाए और है ना कैसे हम है ना एक सही चीज को समझ पाए, ये सेकंड वाली पॉइंट को, मतलब इन लाइट ऑफ को एग्जिस्टेंस। देखिए, ये तो बहुत सिंपल समझ में आता है कि संतान के निर्माण के लिए, उसके पालन पोषण के लिए पति पत्नी संबंध और परिवार की आवश्यकता है। संतान के निर्माण के लिए, शरीर निर्माण के लिए, उसके पालन पोषण के लिए, परवरिश के लिए परिवार की आवश्यकता है। ये तो सार्वभौमिक सत्य है। इस रूप में विवाह तो एक ठीक संबंध या परिवार एक ठीक संबंध दिखता ही है, समाज में दिखता ही है, और आवश्यकता तो उसकी लगती ही है। अपवित्र सिर्फ वो तब हो जाता है जब उसको हम अपने जिंदगी का एकमात्र कार्यक्रम मान लेते हैं और उसी को अपने सुखी होने का अल्टीमेट प्रोग्राम मान लेते हैं, तो वही जो है हमारे लिए बंधन का काम करने लगता है। तो वो चाकू जो सब्जी काटने के लिए था, उसको हम गला काटने में प्रयोग करना शुरू कर दिए तो चाकू समस्या तो हो जाएगी। चाकू अपने आप में समस्या नहीं है, उसके प्रयोग करने की विधि जो हमने गलत पकड़ लिया है, वहाँ पे समस्या है। तो जितना हम ये बात देखते हैं कि स्वाभाविक रूप से संतान के निर्माण के लिए और अगली पीढ़ी के ग्रोथ के लिए इसकी आवश्यकता तो है ही, उतना इस मान्यता से बाहर निकल पाते हैं कि विवाह जो है वो गलत है या बेकार है या रिलेशनशिप ठीक नहीं है। तो हम ऐसा कह सकते हैं ना, अगर हमारे अंदर वो दिव्य प्रयोजन संतान उत्पत्ति का क्लियर है, तो सेक्स तो फिर सबसे पवित्र कार्य हुआ ना। वही, सबसे नहीं जोड़ूंगा मैं,
और भी गम है दुनिया में मतलब इसके पवित्र मोहब्बत के कार्य सिवा। हुआ। जी वो माइक दे दीजिएगा, उधर कृष्ण गोपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ तब उनका सुन के आता हूँ, बस ये 2 सुन के हम आगे चलेंगे। 3 जी भैया अभी दर्शन में भी पढ़ रहे हैं और परंपरा में भी ये बोला ही है ना कि प्रामाणिकता जो होती है पुरुष स्त्री की, अपने एनवीसी कैंप के समय भी ये बात हुई थी, है ना? अभी बहुत डिटेल नहीं करते, तो भैया कट ये शॉर्ट करेंगे। प्रामाणिकता जो है ना, विवाह से प्रामाणिकता, क्योंकि स्त्री पुरुष के अलग अलग इंटरेस्ट भी है और दोनों फ्रीडम पर जो अभी परंपरा में या अपने समाज में है कि पुरुष जिधर जा रहा है उधर ही स्त्री को जाना है, तो वो एक गुड पेयर और गुड मतलब वो सब कुछ है। और नहीं तो एक्सेप्टेंस नहीं है ना, समाज में एक्सेप्टेंस नहीं है कि अगर पेयर से नहीं है तो वहाँ एक्सेप्टेंस तो नहीं है समाज में। तो प्रामाणिकता सबको थोड़ा सा भी शॉर्ट में क्लियर कर दीजिए आप, है ना? प्रामाणिकता शब्द तो मैं प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं उस पर नहीं आऊँगा। मैं सिंपल ये बात कहूँगा कि मेरी दृष्टि में पूछिएगा तो परिवार के निर्णय सामूहिक होने की जरूरत है। पति और पत्नी साथ मिलकर के चर्चा और संवाद करके निर्णय ले सकें, हमारा सामूहिक निर्णय हो, यही परिवार की गरिमा है, यही परिवार का महत्व है। कोई भी एक निर्णय ले और दूसरे को जबरदस्ती अपने पीछे चलाए, मैं तो उसको सार्थक परिवार के रूप में नहीं देखता हूँ। भैया अगर ये क्वेश्चन आपने एड्रेस कर दिया हो तो कोई बात नहीं, मैं सुन लूंगा वापस रिकॉर्डिंग जो कल हुआ हो। तो अभी आपने कहा कि 13-14 के आसपास सेक्सुअल एनर्जी एक्टिव होती है और उसके बाद में शादी की उम्र 25 तो हो ही गई है, थोड़ा आगे भी बढ़ गई है, तो उसमें कुछ ऐसे उपाय रास्ते बताएं आप कि 14 से 25 वो संतुलन में रह करके अपना जो बाकी की जो काम है, पढ़ाई है, घर की जिम्मेदारी है, वो सबको अच्छे से निभा पाए और ये जो स्वाभाविक आकर्षण उस एज में जो शुरू होता है उसको ठीक से एड्रेस कर पाए। मैं तो सिंपल उसमें उपाय देखता हूँ एड्रेस करने का। पहला तो यही देखता हूँ कि ये समझ सकें, ये दृष्टि विकसित हो सके कि सभी संवेदनाओं का प्रयोजन या तो शरीर स्वास्थ्य के अर्थ में है या अगली पीढ़ी के संतान निर्माण के लिए है। फंडामेंटल पर्पस ये है इन सेंसेशंस का। ये क्लैरिटी सबसे पहले ज़रूरी है कि ये जो स्वाभाविक आकर्षण है ये इसलिए नहीं है कि उसमें डूबे रहें, ये इसलिए है कि पीढ़ी दर पीढ़ी संतान का निर्माण हो सके और बच्चों की आगे परवरिश हो सके। ये पर्पस समझ में आने से आदमी सबसे ज़्यादा नियंत्रित होता है। पहली जगह तो ये है। दूसरा, अगर कर सकते हैं तो वैसे सार्थक वातावरण को परिवार में, समाज में, साहित्य में, कला में, इंटरनेट में, मनोरंजन में लाने की ज़रूरत है जो इन संवेदनाओं को संतुलित रखने के लिए, व्यवस्थित रखने के लिए प्रेरणा दे, ना कि इनमें माचिस और बारूद लगाने का काम करे। सेकेंड ये जगह है और आज का दुर्भाग्य ये है कि उसी से भरा पड़ा है ये। तीसरा, अपनी फिजिकल एनर्जी को, शारीरिक ऊर्जा को अगर कुछ फिजिकल एक्टिविटी में हम इंगेज और इन्वेस्ट करने का काम करते हैं ना, तो वो भी जगह है जहाँ से हमारा मन सार्थकता में डूबता है। तो अपनी शारीरिक ऊर्जा को हम मीनिंगफुल जगह पर लगा सकें और अपनी मानसिक ऊर्जा को, मैं की ऊर्जा को हम मीनिंगफुल जगह पे लगा सकें, तो हमारे पास उलझने के लिए जगह ही नहीं बचता है। उसको खाली छोड़ रखे हैं, मीनिंगफुल डायरेक्शन नहीं दे रहे हैं, तो फिर वो भागता है तो जो आसपास दिखाई देता है उसी में कहीं जाके उलझ जाता है। ये कठिनाई है। ये 3 सलाह मैं दूंगा संतुलित करने की जगह से। तो भैया दूसरा जो क्वेश्चन है कि ये जो एक्टिव हो रही एनर्जी 14 के अंदर और उसका जो मेन पर्पस है परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, तो क्या ये 14 में जो एक्टिव हो रही तो वो संतान उत्पत्ति की उम्र है क्या? क्योंकि उसको फिर उसको कैरी करना पड़ता है इतने समय तक। तो नहीं, मतलब नेचर का ये जो प्रयोजन है या नेचर का जो डिज़ाइन है
उसमें इसका उपयोग तो हो रहा 25 की उम्र में या 21 की उम्र में, जो भी होगा जब जब रहा है, लेकिन ये फिर एक्टिव इतना पहले होती है, तो इसमें नेचर का क्या प्रयोजन नजर आता है? अभी दिक्कत क्या होता है कि जब आम का पेड़ लगाते हैं ना, तो फल उसका जो है 3 साल में पेड़ बड़ा होता है, फिर उसका फल लगता है ना, तो मार्च में मंजर आने से लेके जून तक में फल आता है। ठीक है, फल आता है। अभी क्या करते हैं हम कि ये जो पूरी प्रक्रिया है कि मार्च से मंजर आएगा और जून तक में उसका फल आएगा, तो हम वो फल आने तक उसका वेट करेंगे या कच्ची उम्र में शुरू करेंगे? इस पर तो बहुत स्टडी हो रखा है कि लड़कियों को उस अर्ली एज में अगर शादी करने का काम कर देते हैं तो क्या क्या फिजिकल प्रॉब्लम भी आती है। लोगों ने पर्याप्त स्टडी किया है कि 12 साल 14 साल की उम्र में अगर लड़कियों की शादी कर दें और बच्चे हो जाएं तो क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं। तो अगर वो फेज शुरू हो गया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि जिस दिन वो आम का मंजर आ गया है उसी दिन वो खाने लायक है। वो मंजर आने के बाद उसका आगे ग्रो करना, फल होना, पूरा होना, वो पूरी एक प्रक्रिया है। उसको पूरा होने देंगे या उसको बीच में ही चबाना शुरू कर देंगे, ये मुद्दा है, ये मुद्दा है। हाँ, मतलब ये नेचर का एक प्रोसेस है, वो जैसे फल पके तो उसको भी पकने का एक अपना समय होगा, ऐसा कोई डिजाइन होगा नेचर का, इसलिए वो उसका 14 से 18, 19 वट एवर इट इज, उसके पीछे साइंटिफिक डेटाज होंगे, वो रिसर्च करेंगे तो वहाँ पे आएंगे, बट पर्पस वो है वहाँ पर नेचर का। मेरा जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप बाद में भी दोगे ना तो मेरे को चलेगा, ठीक है? पर ना देखो अभी टॉपिक चल रहा है शादी का, तो पूछना जरूरी है। हाँ हाँ जरूर। आजकल ना हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, न्यूज़ में देख रहे हैं कि मान लो 2 फैमिलीज में एक लड़का और एक लड़की की शादी हो गई, या तो लड़की ऐसा कर रही है कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर लड़की को मरवा दिया, या फिर लड़का ऐसा कर रहा है कि उसने लड़की को मार दिया। तो अगर तुम्हें सामने वाले को मारना ही है तो तुम शादी क्यों कर रहे हो? तो मुझे पूछना है, बुला के पूछना पड़ेगा उनसे। भैया इस पर तो क्राइम ब्रांच का एक वो बना सकते हैं, CID का एक एपिसोड बन सकता है जी। ये इंगेजमेंट की जहाँ अपन बात कर रहे हैं, सार्थक मीनिंगफुल जगह अपने माइंड को और शरीर को लगाना होगा अपने को, तो भैया ये एस्केप का तरीका नहीं हो गया? जैसे म्यूजिक सुनते हैं तो वो भी एक एस्केप का ही तरीका हो गया कि अपने माइंड को कहीं डाइवर्ट कर रहे हैं ताकि वो जो गंदे ख्यालात जो दिमाग में आ रहे हैं वो उस टाइम के लिए ना आए। लेकिन ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन थोड़ी ना हुआ, कुछ वक्त बाद में वो चीज़ें अगर मेरे जहन में चल रही है और प्रैक्टिसेस भी उन्हीं की कर रही हूँ मैं, तो वो आएगी आएगी, भले मैं फिजिकली और मेंटली कितना भी खुद को कहीं और एंगेज क्यों ना कर लूँ। पहले स्टेप, इसलिए मैंने क्रम से बताया, पहला जगह ये है कि ये बात को पहचान पाना कि ये सेंसेशंस का प्रयोजन, सभी सेंसेशंस का प्रयोजन शरीर के स्वस्थ रहने में और संतान का निर्माण करने में है, और हमको इन सेंसेशंस का मालिक होना है, ना कि गुलाम होना। ये हमारे नियंत्रण में रहे, ना कि हम इनके नियंत्रण में आ जाएं। हम इनका इच्छा अनुसार प्रयोग कर सकें, ना कि यही हमको बाध्य कर दें। और समाज की जगह से भी देखोगे ना तो भाई बहन संबंध है, माँ बाप संबंध है, बाकी और संबंध हैं, वो चलेंगे भी नहीं अगर इन संवेदनाओं पर हमारा नियंत्रण नहीं है। तो फिर घर घर में अपराध होंगे, ठीक, घर में अपराध होगा, समाज तो छोड़ ही दो। ये भाई बहन संबंध को, ये माँ पिताजी के साथ संबंध को, रिश्तेदारी के और संबंधों को हम निभा भी तभी सकते हैं जब हम इन संवेदनाओं के मालिक हो, ना कि गुलाम हो। तो पहला जगह ये है जहाँ से हम काम कर रहे हैं। अब जो उपाय ये कह रहा हूँ कि सार्थकता में हम अपने को लगा सकें, ये इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इसको एस्केप कर सकें, ये इसलिए कर रहे हैं कि ऊर्जा वही एक है, अगर उसको ठीक डायरेक्शन दे दोगे तो एक तरफ बहेगा, नहीं दोगे तो दूसरे डायरेक्शन में बहना शुरू हो जाएगा। वही ऊर्जा है, उसको एक सार्थक डायरेक्शन में बहाना इसलिए चाह रहे हैं कि उसका मिसयूज अपने आप रुक जाएगा। अगर मैं पानी का सदुपयोग करता हूँ, दुरुपयोग अपने आप रुक जाता है। दुरुपयोग को रोकने जाओगे तो लड़ना हो जाता है अंधेरे से। तो अंधेरा हटाने का तरीका अंधेरे से लड़ना नहीं है, प्रकाश को पैदा करना है, उस सोर्स को प्लेस करना है। तो ये एस्केप की बात नहीं कर रहा हूँ, भागने की बात नहीं कर रहा हूँ। वही ऊर्जा जो बह रही थी नकारात्मकता की तरफ, उसको ट्रांसफॉर्म करके सकारात्मकता में मूव करने की बात है, मूव करने की बात है।
हाँ यस सर अभी जो इसने क्वेश्चन पूछा था कि आजकल हम ये देखते हैं सोशल मीडिया और न्यूज़ में कि लड़का लड़की के साथ ऐसे करता है, उसको मार के वो कर देता है, लड़की लड़के के साथ। तो कहीं ना कहीं हाँ, अगर हम इस केस की डीप स्टोरी जानते हैं या बैक स्टोरी जानते हैं तो हमें पता चलता है कि फैमिली दोनों को फोर्स कर रही है कि तुम शादी करो, और ऐसे फोर्स करने का क्या फ़ायदा कि किसी की जान चली जाए। तो ऐसा नहीं है कि वो क्रिमिनल बन रहे हैं, उन्हें बनाया जा रहा है, ये भी तो हो सकता है। जी आएंगे अभी इस विवाह किससे करें पे अभी आता हूँ, और भैया मेरे सब पे आता हूँ। हाँ भैया संतान वाले पे अभी पूछ सकते हो? नहीं, थोड़ा समय दीजिए हमको। भैया हाँ ये सेकंड पॉइंट पे खाली एक क्वेश्चन है। हाँ जैसे आज ये स्कूलों में बहुत तीव्रता से समस्या देखने को मिल रही है गेज और लेस्बियन की, तो मेल मेल या फीमेल फीमेल आकर्षण, और है ना वो भारत में भी बहुत प्रचलित होता जा रहा है। तो उसके ऊपर भी आप थोड़ा वो करें कि वो क्या वो एक्चुअली हाउ टू सी दैट। जी जी, विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू आवर सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट्स, ठीक है, समाज, सोसाइटी, सबको दोनों हाथ से प्रणाम करके तो सिर्फ अपना कहते जी। हमारा तो ये सिंपल सोचना है कि अगर हम इस विवाह के प्रयोजन को देखते हैं तो नीचे दो प्रयोजन दिखता है। एक दिखता है संतान की उत्पत्ति और उसका समुचित पालन पोषण, संतान की उत्पत्ति और उसका समुचित पालन पोषण। दूसरा दिखता है साथ मिलकर के उत्पादन की जिम्मेदारी निभा सकें और परिवारों का साथ में जी करके अपने बड़ों का, बराबर वालों का, रिश्तों का, संबंधों का अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उसमें हमारा, उसको साथ मिल करके हम पूरा कर सकें। ये उसका पर्पस दिखता है। आंसर सुन लो, क्वेश्चंस तो है तुम्हारे पास। हाँ वेट, क्या इस बार आंसर है? अच्छा तो ये दो दिखता है विवाह का। अगर मैं अपनी जगह से देखता हूँ ना तो विवाह के ये दो पर्पस दिखते हैं। अगर ये स्वाभाविक आकर्षण की जगह पर उसी को हम सुखी होने का साधन मान लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम भोग में उलझते चले जाते हैं। तो विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी, पहले तो लड़कियां परेशान थी लड़कों से, अब लड़के भी परेशान जल्दी होने वाले हैं, ठीक है, कि बचने की जगह उनका भी नहीं छोड़ेंगे। तो मेरे हिसाब से तो स्थिति ऐसी होने की ज़रूरत है, हम एक पुरुष एक स्त्री के साथ जीते हुए उस संबंध को संतुलन के अर्थ में पहचान सकें, ना कि जिस पे नज़र पड़े उसी को एक भोग की वस्तु के रूप में पहचाने। और जितना ये माइंडसेट बनता जाता है ना, और जब जब हम अगले की वस्तु के रूप में पहचानते हैं, हमारे अंदर एक डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। ऑब्जर्व करके देख सकते हैं, ऑब्जर्व करके देख सकते हैं कि वो हर बार हमारे अंदर हमारी स्वभाव गति को, संतुलन को तोड़ता है, डिस्टर्ब करता है। तो उस दृष्टि से देखेंगे ना, तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ किसी को, भाई जिसको जो करना हो करें, मैं तो अपनी राय रख रहा हूँ कि हमारी जगह से पूछेंगे तो हमको ये समझ में आता है कि संवेदनाओं से भोग प्रवृत्ति में जाएंगे, सुखी होने की प्रवृत्ति में जाएंगे, घर से लेके बाहर तक किसी को नहीं छोड़ेंगे। भैया पिछली बार भी यूथ कैंप में सेम बात एक भैया ने बोली थी कि हम होमोसेक्सुअलिटी को एज ए प्रॉब्लम देखते हैं। इस बार भी फिर से दीदी ने ये बात बोली। मैंने पिछली बार भी ये बात क्लियर करी थी, मैं इस बार भी फिर से क्लियर करती हूँ दीदी, होमोसेक्सुअलिटी प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज अ चॉइस कि हम किसको चूज करें। ठीक है, नेचुरल हम यहाँ पे सीख रहे हैं कि जो भी नेचुरल व्यवस्था है उसमें दैट इज अ सेकेंडरी पॉइंट, बट सीइंग दिस एज अ प्रॉब्लम एंड नॉट आइडेंटिफाइंग देयर चॉइसेस एंड नॉट अग्रीइंग विद देयर चॉइसेस is very wrong, and I don't think we should consider this as a problem, and I would like it अगर हम लोग इस चीज़ पे either बात कर लें या फिर थोड़ा मानसिकता पर काम कर लें। बढ़िया, ये तो आपकी राय के रूप में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। अंजू दीदी ने जो कहा, मुझे उसकी राय के रूप में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे प्रॉब्लम है भैया। मुझे लगता है हमको एक तरीका ढूंढने की ज़रूरत है कि अलग अलग राय होगी तो हम कैसे एक निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। ये जो बात कही ना, उत्तर के बिना तो फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर से वही कहानी शुरू करेंगे।
तो मैं उसके उत्तर पे नहीं जाता हूँ, मैं बाईपास कर रहा हूँ उस बात को। मैं सिंपल इस जगह पर आ जाता हूँ कि संवेदना से अगर भोग करके सुखी होने की प्रवृत्ति है, मानस उलझता है, और वो उलझन ऐसी है कि दिनों दिन वो गांठें और टाइट होती चली जाती हैं खुलने के बदले। तो भोग से सुखी होने का जब हम प्रयास करते हैं ना, तो हम भोग को भोगते हैं कि भोग ही हमको शारीरिक और मानसिक रूप से भोग ले जाता है। ये देखने की जरूरत है कि उन भोगों को हम भोगना तो शुरू करते हैं, लेकिन अगर सुखी होने के लिए उसको भोगना शुरू किए ना, धीरे धीरे शरीर क्षीण होता हुआ दिखाई देता है। लड़के के साथ होमोसेक्सुअल करिए कि हेटेरोसेक्सुअल करिए, भोग में लगे हुए हैं, शरीर क्षीण होता है, क्षीण होता है, और संतान उत्पत्ति की क्षमता कम होती है। मानसिक रूप से हम उसमें इंगेज रहते हैं। फिर उसके बाद जो है उसके वीडियो मटेरियल्स और इंटरनेट के मटेरियल्स में इंगेज होते हैं। तो मैं तो मुख्य बात ये कह रहा हूँ कि संवेदना से सुखी होने का अगर माइंडसेट है, मैं तो होमोसेक्सुअलिटी पर कमेंट ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ संवेदना से अगर सुखी होने का माइंडसेट है तो न घर में भाई बहन बचेंगे, न माँ बाप बचेंगे, न बाहर कोई रिश्ते नाते बचेंगे, वो बराबर होगा सर। तो मैं तो उस पर कमेंट कर रहा हूँ। यस प्लीज। सर, द टॉपिक अबाउट गेज एंड लेस्बियन, सर ऐसा है कि वो उनकी अपनी चॉइस है, और जहाँ तक बात रही संतान उत्पत्ति की, तो फिर वो IVF भी चले, वो अडॉप्ट भी कर सकते हैं। तो इससे जो ऐसे चाइल्ड्स हैं जिनके पास मम्मी या पापा नहीं है, तो उनको भी तो एक फैमिली मिल रही है ना। मैं तो किसी के लिए मना कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ जिनके जिनके साथ रहना हो रहें, शौक से रहें, मेरी मनाही नहीं है। मैं एक ही छोटी बात कह रहा हूँ कि संतान के निर्माण की दृष्टि से तो पुरुष और स्त्री चाहिए। एक बात ये कह रहा हूँ सर, तो ये यूनिवर्सल फैक्ट के रूप में सही है या गलत है, ये मैं जानना। सुनोगे तब तो। अगर प्रश्न नहीं हुआ है तो तुम और बोल लो, मैं पहले सुनूंगा, लेकिन जब मैं बोलूं तब मैं चाहूंगा कि सुनो। संतान की उत्पत्ति के लिए तो कहीं भी एक पुरुष और एक स्त्री चाहिए, ये तो जीवावस्था से ही नियम दिखता है, पहली बात। दूसरी, मैं ये कह रहा हूं कि संवेदना से अगर सुखी होने का प्रयास करेंगे तो किसी भी रिलेशनशिप में जाएं, होमोसेक्सुअलिटी में जाएं कि हेटेरोसेक्सुअलिटी में जाएं, दोनों जगह प्रॉब्लम होने ही वाली है। ये बात समझ में आती? तुमको आ गई ना? सिर हिला दिया, उसको समझा देना। थैंक यू भैया। पीछे उनका एक प्रश्न ले लेते हैं प्लीज, बहुत देर से दीदी कह रही है। भैया, पहला तो ये कि जो भावनात्मक संबंध होता है किसी जेंडर के बीच में दो, तो क्या उसे मैं संवेदना का सुखी मानूं, या फिर जैसे कि मैं उससे बात नहीं कर रही हूँ, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, बट अभी भी वो मेरे माइंड में कहीं ना कहीं है ही सही। मैं ना उससे मिलना चाहती हूँ, ना मैं उससे बात करना चाहती हूँ, ना मैं उसे छूना चाहती हूँ। बस मेरे और उसके बीच में मुझे ऐसा कनेक्शन दिखता है कि मैं उसकी खुशी चाहती हूँ और वो मेरी खुशी चाहता है, और वो कहीं ना कहीं दुनिया के किसी कोने में बैठ के मेरे लाइफ के अंदर कंट्रीब्यूट कर ही रहा है। तो क्या इस सुख को मैं संवेदना का सुख मानूं, या ये भावनात्मक संबंध, ये क्या है? अगर उसमें आपको शारीरिक संबंध की जरूरत नहीं महसूस हो रही, कनेक्शन है। अगर शारीरिक संबंध की जरूरत महसूस हो रही है तो आकर्षण है। यू डिसाइड। हाँ, रिपीट। अगर आपको उसके साथ शारीरिक संबंध की, फिजिकल रिलेशनशिप की जरूरत महसूस हो रही है तो यहाँ नीचे वाला है प्राकृतिक आकर्षण, ठीक। और अगर उसकी जरूरत नहीं महसूस हो रही है तो परस्पर भावनात्मक सहयोग है। सर भैया, लेकिन एक दुख भी बना रहता है कि वो नहीं मिला, वो फिर वो उसमें आएगा स्वाभाविक आकर्षण वही में। नहीं मिला में तो निश्चित रूप से क्या नहीं मिल रहा है, तो वही नहीं मिल रहा होगा। पहला वाला तो मिल ही जाएगा कि नहीं? तो भैया मतलब मैं मेंटल इंगेजमेंट जो मेरे दिमाग में चल रही है उसके लिए मैं उसको फिर क्या मानूं? वही, वो तो निश्चित रूप से प्राकृतिक आकर्षण की जगह का एंगेजमेंट है, और साथ में बिताए शरीर का नहीं चल रहा है अभी मेरे मन में, शरीर का नहीं चाहिए मुझे कुछ, बस मुझे चाहिए कि वो खुश रहे, और वो उसकी जो यादें जो उसके साथ बिताई है वो आती रहती है, वो खुश होते रहते, तो वो सब कुछ क्या है? अगर इतना भरी है कि खुश रहे तो खुश ही होगा ना, फिर तो बात ही खत्म कर दें।
फिर तो बात खत्म करें, रोज सुबह उठ के जैसा अगरबत्ती दिखाते होंगे भगवान को, ऐसा शुभकामना कर लें एक बार उसके लिए। एक प्रश्न उनका है, सुन के आता हूँ। हाँ भैया, आपने अभी बोला ना कि संवेदना में अगर सुख देख रहे हैं तो वो ठीक नहीं है, और ये क्लियर भी है। किसी भी संवेदना में हो, चाहे पांचों सेंस ऑर्गन की बात कर रहे हैं, हमने उनका प्रयोजन भी देखा है। जैसे नाक का है तो वो उसका वाला है ना, तो ये जो 4 सेंस ऑर्गन है उनका समझ में आता है। त्वचा का भी है, जो टच का है तो गर्म ठंडा वो महसूस होता है। तो ये जो सेंसुअल, ये जो है ये भी सेंस और सेंस ही हैं जी। तो इसमें जो संवेदना में सुख वाली बात आती है, तो इसका पर्पस क्या है? संतान उत्पत्ति आपने बोला है, वो तो एक बार या 2 बार उसके लिए होगा, पर ये तो उसके पहले से ही फील होता है। इवन छोटा बच्चा भी अगर हम देखते हैं तो वो अपने सेंस ऑर्गन्स को टच करता है और बार बार हाथ ले जाता है और उसको रोकते भी हैं। तो ये जो सेंस ऑर्गन को टच करके जो सुख मिल रहा है छोटे बच्चे को भी, ये जो स्टार्ट से जो एक्टिव हो गया, जैसे नाक का, कान का, इन सब का पर्पस तो समझ में आ रहा है, लेकिन इस सेंस ऑर्गन का पर्पस क्या है फिर? अभी आता हूँ, इनका प्रश्न सुन के आ रहा हूँ। मेरा थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है कि मुझे शादी नहीं करनी, क्योंकि परस्पर भावनात्मक सहयोग और ये जो आकर्षण है ये मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, आई नो, और मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ इमोशनली किसी पे भी। तो मुझे लगता है मेरी लाइफ अभी बहुत परफेक्ट चल रही है, जो हो रहा है सब ठीक हो रहा है। बट मेरे घर वाले हैं, मेरी मम्मी का ऐसा कहना है कि तेरी एज है, मतलब मैं ब्राह्मण हूँ और मांगलिक हूँ, तो उनका ऐसा है बाद में रिश्ते नहीं आएंगे। और दूसरी चीज़ कि तेरी नानी जब तक है तब तक उनके हाथों में शादी करवानी है। तो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं सब लोग, तो मुझे नहीं करनी है। मैं क्या करूँ इसमें? आता हूँ, किससे विवाह करें मैं और पेरेंट्स से। इसमें एक लाइन का तो उत्तर यह है कि पेरेंट्स से संवाद की जरूरत है, अपनी स्थिति बता सकें, उनके कंसर्न्स को सुन सकें और डायलॉग कर सकें। उस कम्युनिकेशन का टॉपिक है, तो कल समय होगा तो हम बात कर देंगे, क्योंकि ये कम्युनिकेशन का मुद्दा है। सर एक्चुअली अभिलाष सर से सुन के सारी चीज़ें मैंने रखने की कोशिश भी करी पेरेंट्स के सामने। वो कहते हैं कि ये सब बातों में अच्छा लगता है, बाद में तो अकेली रह जाएगी और हमको शादी करवानी है तेरी, है ना। तो हर बार जैसे इतने ही आपने कहा ना, हमको पेरेंट्स का कंसर्न सुनाई दे रहा है कि आपको आगे अकेलापन महसूस नहीं हो, आपकी ज़िंदगी ठीक चले, ऐसा वो चाहते हैं। डायलॉग करेंगे कि कैसे हो सकता है, अभी नहीं, कल अगर समय होगा तो कल, नहीं तो पर्सनल में। ये जो बात उन्होंने कही ना कि अल्टीमेटली उसमें सुख का जगह क्यों दिखता है, मुझे 2 कारण दिखते हैं सामान्य रूप से। एक तो ये दिखता है कि जीवावस्था से ही पशु पक्षियों में भी पीढ़ी दर पीढ़ी संतान बना रहे, पैदा होते रहें, इसके लिए अगर प्राकृतिक आकर्षण नहीं होगा उस तरफ, तो वो बच्चे पैदा करेंगे कैसे? वो प्राकृतिक आकर्षण ही है जो उनको एक दूसरे के लिए खींचता है और फिर वो बच्चों का निर्माण कर पाते हैं। अगर वो प्राकृतिक आकर्षण और उसमें अच्छा लगना नहीं होता तो वो जाते ही नहीं उधर। तो वो रूट तो वहीं से है कि ये संतान निर्माण होता रहे, पीढ़ी चलती रहे, ये हर जगह दिखाई देता है। पेड़ भी मरने के पहले बीज छोड़ जाता है। तो पशु पक्षियों में भी वो स्वाभाविक रूप से संतान निर्माण होता रहे, उसके लिए थोड़े आकर्षण की जरूरत तो है, नहीं तो कैसे करेगा। पहला कारण यह है। दूसरा जो मुझे इसका डीपर पर्पस समझ में आता है, ज्यादा गहरा पर्पस एक दिखता है, वो ये कि इन 5 संवेदनाओं में जो सुख हमको महसूस होता है, थोड़ी देर के लिए ही सही, क्षणिक ही सही भासता है, जो उतनी देर के लिए सुख हमको, वो हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा करता है कि इस सुख की कंटिन्यूटी कैसे हो सके। तो इस हैप्पीनेस की कंटिन्यूटी अपने में कैसे हो सके, वो प्रश्न पैदा करता है, उसका एक ग्लिम्प्स देता है, और वहाँ से संभावना खुलती है संबंध में भाव को समझने की, ज्ञान की, समझदारी की, अस्तित्व की व्यवस्थाओं को समझने की। वो पूरा रूट खुलता है कि भाई संवेदना से सुख का एक झलक लगता भी है और पूरा भी नहीं होता है। वो झलक लगना आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, और पूरा नहीं होना और पॉसिबिलिटी को खोलने की संभावना देता है। तो मनुष्य की जो ये संभावना है कि ज्ञान से, समझ से, सही भाव से वो सुख होता है कि हम पूरी मानव जाति, पूरी धरती को एक परिवार के रूप में महसूस कर सकें और इस प्रकृति की अस्तित्व की व्यवस्था को समझ करके ज्ञान और प्रेम के भाव में जी सकें,
उस पॉसिबिलिटी को ओपन करता है। मतलब बेसिकली जो मैं समझाऊँ, वो सुख की झलक मिलती है पर निरंतरता नहीं है, तो वो आइडिया आता है कि ये निरंतरता कैसे होगी, तो उसके लिए फिर भाव की, ज्ञान की प्यास जगती जी। है। दूसरी बात ये कही, और पहला ये कहा कि शरीर निर्माण के रूप में परंपरा बनी रहे, वो जीवावस्था से ही जरूरी है। वो एक नेचुरल फोर्स चाहिए, अदरवाइज वो बनेगा नहीं। जी जी। और जीवावस्था और ज्ञानावस्था में प्रोसेस यही है परंपरा को बढ़ाने का, तो वो एक इंडिकेटर के रूप में रखा हुआ है। जी जी। थैंक यू भैया। तो यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो अभी इस बात पर मैं देखेंगे ना कि विवाह किससे करें, तो उस पर मैं थोड़ा बात बढ़ा देता हूँ। देखिए, अभी विवाह को करते समय हम सामान्य रूप से 2-3 पैरामीटर देखते हैं। एक तो रूप देखते हैं, दिखने में कैसा है, चेहरा, मोहरा, बाल, ऊंचाई, ये सब देखते हैं। ठीक है? मैं तो बिहार के जिस एरिया में हूँ वहाँ मुख्य रूप से लड़कियों के लिए यही देखा जाता है। ठीक, ऐसे ही दूसरा ये देखा जाता है कि पैकेज कितना है। वो गाय भी आ गई। तो दूसरा ये दिखता है कि ये पैकेज देखते हैं, लुक में कैसा है, लुक में कैसा है। एक मुद्दा ये दिखता है ज्यादातर, दूसरा मुद्दा पैकेज दिखता है, तीसरा मुद्दा ये जाति, धर्म, ठीक है, रीजन, एरिया, वो दिखता है। सामान्य रूप से ये मुद्दे दिखते हैं। मैं जब इसको पलट के देखता हूं तो मुझे दिखता है कि साथ जीने के लिए ये तीनों पैरामीटर उतने महत्वपूर्ण नहीं है। जो ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है साथ साथ जीने के लिए, वो एक दूसरे का विचार, एक दूसरे का भाव, एक दूसरे के साथ जीने का नजरिया, हमारी तुम्हारी प्रवृत्ति और संस्कार, साथ जीने के लिए उसका मैच होना जरूरी है। जैसे उदाहरण के लिए मैं एकदम लूज से शुरू करूं, मेरा मान लो ज्वाइंट फैमिली में रहने का मन है, पत्नी को सिंगल पसंद है, ठीक है, अभी झगड़ा होगा कि नहीं होगा। मैं वेजिटेरियन खाना चाहता हूं, पत्नी नॉनवेज चाहती है, ठीक है, और किचन हमारा एक ही है जिसमें हम वो खा नहीं सकते, प्रॉब्लम कि नहीं होगी मैनेज करने। तो ज़्यादा अच्छा यही मैं कहूँगा कि नॉनवेज वालों से शादी कर लेंगे तो आसान हो जाएगा, वेज वालों से कर लें। तो प्रवृत्ति में मैच करने का सामान्य उदाहरण मैं ये दे रहा हूँ, सामान्य उदाहरण ये है। ऐसे ही किसी को बहुत मॉडर्न लाइफस्टाइल पसंद हो, ठीक है, किसी को लगे कि नहीं ये तो व्यर्थ का दिखावा है, हमको तो सामान्य जिंदगी जीनी है, झगड़ा होता रहेगा कि नहीं। तो हमारी प्रवृत्ति, हमारा संस्कार, हमारा देखने का नजरिया और हमारा एक दूसरे के लिए कमिटमेंट, उसमें समानता होना, उसमें कॉम्प्लीमेंट्रीनेस होना, ये विवाह में देखने की पहली जगह है, पहली जगह है। अगर इसको देखे बिना हम रूप देख के शादी किए हैं तो कल को इस बात पर झगड़ा क्यों करें कि बहू जो है वो सास की सेवा नहीं कर रही। कल को इस बात पर झगड़ा क्यों करें कि तुम जो है सुबह उठ करके चाय बना के क्यों नहीं देते हो। कल को इस बात पर झगड़ा क्यों करें कि तुम व्यवहार हमारे साथ ठीक नहीं करते हो, हमको बार बार नीचा दिखाते रहते हो। भाई ये देखने का पैरामीटर भी कहाँ था हमारा। अगर रूप ही पैरामीटर था, पैसा ही पैरामीटर था, तो हो सकता है पैसा बढ़ भी गया हो थोड़ा। तो या तो पूरे पैरामीटर को हम देख लें मैरिज में सबसे पहले, और जो प्राइम पैरामीटर है प्रवृत्ति में समानता होना, संस्कार में समानता होना, देखने, सोचने, जीने के नजरिए में समानता होना, व्यवहार में एक दूसरे के साथ विश्वास, सम्मान, स्नेह जैसे भाव से जीने की प्रवृत्ति होना, उसकी टेंडेंसी होना, उसके लिए कमिटमेंट होना, उसके लिए एक्सेप्टेंस होना, वो प्राइम फैक्टर है। उस फैक्टर को छोड़ करके बाकी चाहे आप जाति मिलाइए कि कुंडली मिलाइए कि रूप मिलाइए कि पैसा देखिए, निष्कर्ष कुछ ज्यादा नहीं निकलेगा। इसका ये मतलब मैं नहीं कह रहा हूं कि बाकी चीजों को ना देखें, जितना देखना हो देखिए, पर ये मैच कराना विवाह का फंडामेंटल सफलता का जगह है।
ये पहला पॉइंट था। एक और कह के फिर प्रश्न के लिए ओपन करता हूँ। ये जो बात है कि लव मैरिज करें कि अरेंज मैरिज करें, मेरा तो एकदम सिंपल कहना है कि अगर ये कमिटमेंट नहीं होगा ना, दोनों मैरिज असफल होंगे। पहले शादियां ठीक नहीं चलती थी तो कहते थे अरेंज मैरिज के कारण हो गया। अब तो लव मैरिज के कारण भी शादियां होती हैं, 6 महीने के अंदर डाइवोर्स हो जाता है। कई बार तो इंगेजमेंट से लेके मैरिज के बीच में ही ब्रेकअप हो जाता है, नौबत भी नहीं आती शादी की। बड़े बड़े केस हैं, छोटे मोटे नहीं। अभी रिसेंटली एक बड़ा केस गुजरा है थोड़े समय पहले। तो स्थिति ये दिखती है, प्रश्न बात पूरी कर देता हूँ फिर प्रश्न पर आता हूँ। तो स्थिति ये दिखती है कि ये प्रवृत्ति में, संस्कार में समानता अगर हम नहीं देखेंगे तो जीने में बात नहीं बढ़ेगी। एक दूसरे के साथ वो विश्वास, सम्मान, स्नेह से जीने का बात, कमिटमेंट की बात, अगले के सुख दुख को अपने सुख दुख जैसा पहचानने का बात, दूसरे को भी अपने बराबर की जगह पे रख के अपने जैसे मानव के रूप में देखने की बात, साथ साथ मिल करके निर्णय लेने की बात, काम में एक दूसरे को जीते हुए सहयोग करने की मानसिकता, ये जगह है जिससे परिवार सफल होता है। क्योंकि बाद में जो सारे झगड़े होते हैं वो इसी में कमी को लेके होते हैं, इसी में कमी को लेके होते हैं। तो अगर ये मैच नहीं कराएंगे तो कठिनाई होगी। पहली बात मैं ये कह रहा हूं। दूसरा, आप कहेंगे कि माँ बाप कहीं और कह रहे हैं, बच्चा कहीं और कह रहा है, तो कौन सही है और क्या करें। मेरा तो सोचना यही है कि विवाह तो वहीं होने की जरूरत है जहां बच्चे और माँ बाप दोनों की सहमति हो। नहीं है जहां सहमति, वहां डायलॉग होने की जरूरत है, संवाद होने की जरूरत है, पेरेंट्स के कंसर्न को पहचानने की जरूरत है, और हमारी विधि से वो कैसे एड्रेस होगा ये बताने की जरूरत है। अगर युवा की जगह से देखेंगे तो ऐसा कहूँगा कि पेरेंट्स के कंसर्न को पहचानने की जरूरत है, उन कंसर्न्स को हम कैसे एड्रेस करेंगे उसको बताने की जरूरत है। उदाहरण के लिए, वो कास्ट में शादी शायद इसलिए चाह रहे होंगे कि समाज में उनका स्टेटस में प्रॉब्लम होगा, ठीक कि नहीं। कास्ट में शादी शायद इसलिए चाह रहे होंगे कि जो लड़की आएगी उसका बैकग्राउंड शायद इससे मैच किया हुआ होगा। मुझे नहीं पता क्या कंसर्न है, लेकिन जो कंसर्न होगा युवा की जगह से मैं ये देखता हूँ कि उस कंसर्न को हम कैसे एड्रेस करेंगे, बजाय झगड़ा करने के या उनको बेवकूफ़ बताने के, कैसे एड्रेस करेंगे वो सोचने की ज़रूरत है। ऐसे ही पेरेंट्स की जगह से अगर बच्चा कहीं विवाह करना चाह रहा है तो उसके क्या कंसर्न्स हैं उसको पहचानने की ज़रूरत है, और अपने कंसर्न को बता करके डायलॉग करने की ज़रूरत है, बजाय डिसीजन से शुरू करने के कि एक कहे यहाँ शादी करना है, दूसरा कहे नहीं यहाँ नहीं करना है। एक कहे कि यहाँ शादी नहीं करूँगा तो ज़िंदगी में कभी शादी नहीं करूँगा, दूसरा कहे कि यहाँ शादी करोगे तो हमारी लाश पे ही शादी होगी। ऐसे डिसीजन से शुरू करेंगे तो कोई डिस्कशन नहीं हो सकता है, फिर तो कॉन्स्टेंटली झगड़ा होता रहेगा। तो कहीं ना कहीं माँ बाप और बच्चे दोनों की सहमति का एक डिजाइन सोचने की जरूरत है। तीसरी बात मैं ये कहूँगा इसमें, एंड नो ऑफेंस टू एनीवन, आज के दिन तो जाति का, धर्म का कुछ बहुत मतलब नहीं रह गया है। आज तो लोहार का बच्चा इंजीनियर बन रहा है, उसको लोहे के काम का कुछ नहीं पता। किसान का बच्चा सॉफ्टवेयर में चला गया है, उसको किसानी के काम का कुछ नहीं पता है। धर्म की भी हालत ये हो गई है कि उपासना पद्धति, तरीकों, ये सब में जो है कुछ ज़्यादा हमको भी नहीं पता है। तो मेरे हिसाब से तो फंडामेंटल मुद्दा है संस्कार में, प्रवृत्तियों में समानता को पहचानने का। लेकिन मैं फिर से कहूँगा कि मैं इस पक्ष में नहीं हूँ दो में से कोई भी एक पक्ष अपने निर्णय को दूसरे पर थोपे। मैं तो इस पक्ष में हूँ कि दोनों ही पार्टी अपने कंसर्न्स को बता करके डिस्कशन कर सके और डिस्कशन करके एक कॉमन कंक्लूजन पर सके। अब इतने के बाद मैं प्रश्न के लिए ओपन कर रहा हूँ। इधर से हाथ उठा रहे थे आकर्षिता दी, आपका शायद हैंड रेज था। हाँ, आता हूँ, 3 प्रश्न है, उधर आता हूँ।
सर मैं तो ये कह रही थी 6 महीना बहुत टाइम हो गया. रिसेंटली अ कपल गॉट डाइवोर्स विद इन 24 आवर्स ऑफ द मैरिज. बढ़िया. 24 घंटे भी लग गए तो ज़्यादा है. हम तो कह रहे हैं कि शादी होने के एक दिन पहले भी टूट जाता है जी. वो तो 24 घंटा बाद कह रही हो ना तुम 24 घंटा बाद कह रही हो ना. वही 2 साल का रिलेशनशिप 24 घंटा बाद टूट गया. मैं तो कह रहा हूँ 5 साल का रिलेशनशिप 24 घंटा पहले भी टूट जाता है. और रीजन शादी की अरेंजमेंट थी जी. अब तुमने पूछा शादी का अरेंजमेंट रीजन है ना, तो एक कहानी मुल्ला नसरुद्दीन की सुना देता हूँ. तो उसकी जब शादी हुई ना, तो गए कोर्ट में साइन करने के लिए. तो साइन किए दोनों वो पर कि भाई हम विवाह स्वीकार करते हैं. जैसे ही साइन हुआ ना, लड़की बाहर निकल के बोली कि हमको तो डाइवोर्स चाहिए. दरवाजे पे आते आते सारे जो जज थे, लॉयर थे, सब हैरान हो गए कि भाई अभी तो साइन करके आए हो, दरवाजे पे पहुंचते पहुंचते कह रहे हो कि डाइवोर्स लेना है. मामला क्या हो गया इतनी देर में? कहा कुछ नहीं, बात एकदम सिंपल है. इसने हमसे साइन ज्यादा बड़े किए हैं, इससे पता चलता है कि लड़का डोमिनेटिंग है. तो 24 घंटा भी लगने की जरूरत नहीं है जी. क्या हो गया है कि वो कमिटमेंट हमारा एक दूसरे के प्रति कुछ बचा नहीं है. संस्कार और प्रवृत्ति में समानता हम देख नहीं रहे हैं. हम एक दूसरे को यूज करने की वस्तु के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में पहचान रहे हैं. तो जितने देर काम आए ठीक है, जिस दिन काम नहीं आए तुम कौन मैं कौन. जी पीछे कुछ कह रहे थे आप, बोल के इनको माइक दे दीजिएगा. यस भैया, पहला क्वेश्चन मेरा यह था कि जब मैं अपने लाइफ पार्टनर के रूप में अगर किसी को देखने जाऊँ तो जितनी मेरी योग्यता है, क्या मैं वो चीज़ उसमें भी देखूँ कि भाई उतनी उसकी भी योग्यता होनी चाहिए. अंडरस्टैंडिंग और चीज़ों को सही से समझ पाना, सही से डिसीजन ले पाना. और एक दूसरा क्वेश्चन ये था कि जैसे मैं कहीं बाहर सामान भी खरीदने जा रही हूँ तो मैं अपनी चॉइस का ही खरीदती हूँ जो मेरे मन को भा रहा हो, है ना. तो फिर ये वो वाली बात नहीं हो गई कि मतलब एक तरफ आप इंसान को इंसान रूप में ही नहीं देख रहे हो, उसमें सिर्फ कमियां ही देख रहे हो, या फिर तुम्हें सही चाहिए, तुम्हारे अनुसार ही चाहिए, फिर तुम उसे अपने घर में ला रहे हो. तो ये चीज़ थोड़ा सा दिमाग में कॉन्ट्रडिक्शन पैदा कर रही है कि एक तरफ तो तुम कह रहे हो कि योग्यता सही होनी चाहिए, प्रवृत्तियाँ सही होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तभी समान जी पाते हैं. और एक मेरे भैया भी हैं, तो अभी उनकी शादी होने वाली है. तो मैंने उनसे पूछा था कि भैया मतलब किस तरह का पार्टनर चाहिए होता है एक सही इंसान के लिए. तो उन्होंने मुझे ऐसा बताया था कि देख पलक, ऐसा होना चाहिए कि अगर तू प्लस है तो वो माइनस होना चाहिए, और वो माइनस है तो तू प्लस होनी चाहिए. मैंने कहा ऐसा क्यों? तो बोलते हैं कि देख तू भी तेरे डिसीजंस को लेके रिजिड है, वो भी रिजिड है, तो फिर संभालेगा कौन? तू भी इमोशनल है, वो भी इमोशनल है, तो दोनों तो मिलके रो ही रहे हो ना, तो संभालेगा कौन? चुप कौन कराएगा? तो किन्हीं चीजों में तू प्लस हो सकती है, वो माइनस हो सकता है, और किन्हीं चीजों में तू माइनस हो सकती है, वो प्लस हो सकता है. वही तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो क्वालिटीज आप में, आपने पूछ दिया तो अगले पॉइंट पर आ जाता हूँ. ये नहीं कह रहा हूँ कि क्या जो क्वालिटीज हम में हैं वही अगले में ढूंढें. मैं ये कह रहा हूँ कि दो में से एक चीज देखना चाहिए. हमारे एक्सपेक्टेशंस क्या हैं सामने वाले से, वो हमको पहचानने की जरूरत है. तो हमारे एक्सपेक्टेशंस की एक लिस्ट होने की ज़रूरत है. आपने पूछा तो कैसे सॉर्टिंग की जाती है वो बता दे रहा हूँ. वो मेरा नेक्स्ट टॉपिक था, लेकिन आपने पूछ दिया तो यही कर देता हूँ. हमारे एक्सपेक्टेशंस क्या हैं अगले से, वो हमको फाइंड आउट करने की ज़रूरत है कि हमको क्या क्या चाहिए अगले से. फिर उसकी प्रायोरिटी सेट होने की ज़रूरत है. प्रायोरिटी सेट होने का मतलब ये चीज़ तो हमको ज़रूर चाहिए. उदाहरण के लिए लड़का हमको अपने बराबर ट्रीट करे, ये हमको ज़रूर चाहिए. एक उदाहरण ले रहा हूँ मैं, आपका क्या है वो आप देखिए. बहुत लूज उदाहरण में कहूँ तो लड़का वेजिटेरियन ही होना चाहिए, सिगरेट और शराब नहीं पीना चाहिए. ऐसा आपकी लिस्ट में जो जो क्राइटेरियन है उसका प्रायोरिटी बना लेने की ज़रूरत है. पहला काम. दूसरा, उसको 2 कैटेगरी में बांटने की जरूरत है. एक जो मस्ट है, एक जो डिजायरेबल है. दोनों में अंतर है. मस्ट का मतलब है कि ये तो हमको चाहिए ही, इसमें तो कंप्रोमाइज कर पाएंगे. डिजायरेबल का मतलब है जो हो जाए तो अच्छा है, जिसको कहते हैं सोने पे सुहागा. तो ये लिस्ट होने की जरूरत है, और इस लिस्ट के हिसाब से ढूंढने की जरूरत है. अगर पूरी लिस्ट नहीं मिले ना, तो अपने से 2 सवाल पूछना चाहिए कि या तो ये लिस्ट को हम छोटा करें धीरे धीरे,
कि नहीं पूरा हो सकता, या विवाह नहीं होगा, दो ही तो संभावना है। तो अपने लिए ये सवाल पूछ के देख लें कि ये जो परस्पर भावनात्मक सहयोग और स्वाभाविक आकर्षण वाला काम हमारा पूरा नहीं होगा विवाह में, विवाह अगर नहीं हुआ तो वो दुख ज़्यादा है या इस लिस्ट में से एक चीज़ को काट लेने का दुख ज़्यादा है? जो दुख कम लगे वो चुन लिया जाए। कहने का मतलब एकदम सिंपल है कि अगर लिस्ट में ये 5 चीज़ें हैं, 5 नहीं मिल रही है तो उसको 4 किया जाए, 4 नहीं हो रही है तो 3 किया जाए, 3 नहीं हो रही तो 2 किया जाए। और जब भी लगे कि इसको और कम नहीं कर सकते हैं, पलट के पूछें कि शादी नहीं होगी हमारी तो वो चलेगा कि नहीं। अगर लगे कि चल जाएगा तो मत करिए जी शादी, लगे कि नहीं चलेगा तो लिस्ट को थोड़ा और छोटा कीजिए। ऐसे ही हम अगले हमारी अपेक्षा को पूरा करें ये तो ठीक है, ये दूसरा भाग देखना भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ज़्यादा की जगह मैं कहूँगा बराबर का महत्वपूर्ण है कि अगले की अपेक्षा भी हमसे पूरी हो रही है कि नहीं। अगले की जो अपेक्षा की लिस्ट है उसको हम पूरा कर पाने की जगह पे हैं कि नहीं, ये दोनों ही देखने की ज़रूरत है ताकि हमारा म्यूचुअल रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हो सके। तो हमारी जो अपेक्षा है वो अगले से पूरी हो सके, अगले की जो अपेक्षा है वो हमसे पूरी हो सके, ये देखने की ज़रूरत इसलिए है कि अलग अलग परवरिश से हम पल के आए हैं। अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेज होगा तो या तो हम इतने उदार हों कि वो सब के बावजूद हम रिश्ता चला लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कुछ सोचना ही नहीं है, फिर तो कुछ सोचना ही नहीं है। हाँ प्लीज। नहीं, जैसे कि भैया कुछ चीज़ें हैं लिस्ट में मेरी जो नेचुरल एक्सेप्टेंस के अकॉर्डिंग है। जैसे कि लड़के में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, है ना, उनके डिसीजंस नेचुरल एक्सेप्टेंस के अकॉर्डिंग होने चाहिए, उन सम्मान करने चाहिए। अब ये भी पूरी नहीं हो रही, जैसे लड़का कोई इतना डोमिनेटिंग है या उसकी प्रवृत्तियाँ इतनी ज़्यादा हाई हो रखी है कि नहीं मम्मी को भी गाली बक्की बात कर रहा है, फिर कुछ ऐसा, तो उसके साथ भी करना ठीक है क्या? कि मैं ये सोच के चलूँ कि नहीं वो भी इंसान ही है, चाहता तो ठीक ही है लेकिन कर गलत रहा है तो वो उससे हो रहा है। यहाँ तो हम योग्यता देखने की बात कह रहे हैं, कॉम्पिटेंस देखने की बात कह रहे हैं, ना कि इंटेंशन। तो ना करें, बेहतर चॉइस देखें, और बेहतर चॉइस नहीं मिल रहा हो तो अपने से एक सवाल पूछें, विवाह नहीं करने का दुख कम है या इतनी कम क्वालिटीज के लड़के के साथ विवाह करने का दुख कम है? जो कम लगे दुख वो चुन लें। एक तरफ गड्ढा हो, एक तरफ नदी हो, एक तरफ गड्ढा हो, जो आता हो वो सीख लीजिए। जैसे भैया कम क्वालिटीज़ में मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो मैं इस चीज़ को मान के चलूँ कि आगे जाके टाइम के अकॉर्डिंग हम दोनों साथ में डिस्कशन करके उन सब चीज़ों को ठीक कर पाएंगे, तो वो चीज़ पॉसिबल है? पॉसिबिलिटी उसमें दोनों है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो आप जब मैरिज कर रहे हैं तो गारंटी नहीं है कि आप जिन चीज़ों को बदलने का सोचे हो वो बदल जाएगा, पॉसिबिलिटी दोनों है। तो अगर आप सेफ गेम खेलना चाहते हैं तो लड़का कोई और ढूंढिए, लड़की कोई और ढूंढिए। अगर आपको लगता है कि नहीं कोई और नहीं मिल रहा है, रिस्क लिया जा सकता है, तो बाद में ये याद रखिएगा कि ये आपका चॉइस था कि आपने रिस्क लिया, नहीं तो झगड़ा शुरू कर देंगे अगले के साथ कि नालायक, मैंने तो सोचा था तुम इतना ठीक कर लोगे, तुम इतना भी नहीं किए मेरे लिए। माइक आगे दे दीजिएगा। आ रहा हूँ आपके प्रश्न पर आ रहा हूँ, पिछले का भी थोड़ा सुन लीजिए। श्याम भैया को सादर प्रणाम। भैया, आज के समाज की ज्वलन समस्या हर परिवार की, इकलौता लड़का या इकलौती लड़की लव मैरिज इंटरकास्ट मैरिज करना चाहते हैं। अब माँ बाप क्या करें, पहला सवाल। दूसरा सवाल आपने बताई थी वेज और नॉन वेज की, लड़का वेजिटेरियन प्योर, लड़की नॉन वेजिटेरियन। थर्ड सवाल, हम माता पिता अपने माता पिता को भीलवाड़ा छोड़कर क्या बच्चों के पास बेंगलोर जाएं? चौथा सवाल, पत्नी कहती है कि मैं तो मेरे बेटे के पास बेंगलोर जाऊंगी, आप अपने भले यहीं रहो भीलवाड़ा। बढ़िया। तो ये सारे मुद्दे विवाह से जुड़े हुए मुद्दे नहीं हैं। ये तो है कि अब विवाह हो गया और उसमें होने वाली कठिनाई है तो क्या करें। हाँ ठीक है, हुआ नहीं है, होने वाला है। हाँ वही अभी के लिए तो मैं एक लाइन में कहूँगा कि चूंकि ये दूसरे के विवाह का मुद्दा है तो अभी हाँ वही बच्चे का है, आपका खुद का नहीं है। जी तो
जी, तो उपाय तो देखिए एक ही है इसमें, बच्चे के साथ सार्थक संवाद, डायलॉग। क्या है, आपकी एक तरह की दृष्टि है, सोचने का ढंग है, बच्चे में वो ट्रांसफर नहीं हुआ है। वही बता रहा हूं, सुनिए उसको जो कह रहा हूं। आपकी एक तरह की दृष्टि थी, मान्यता थी, देखने का नजरिया था कि वेजिटेरियन होना चाहिए, जाति में रहना चाहिए। बच्चे का जिस तरह से परवरिश हुआ उसमें उसकी मान्यता दूसरी हो गई है। अब पूछेंगे कि क्या करने हैं, तो उत्तर तो इतना ही है कि बच्चे के साथ सार्थक संवाद करें। कैसे उसको किया जा सकता है, उसको कभी बैठ के मैं बात कर दूंगा। इनको माइक दे दीजिएगा, अभी विवाह वाले प्रश्न को जरा सुन ले। भैया वो संतान वाला मेरा रह गया है। कहाँ यहाँ हाँ पूछ लो। हाँ पूछ लीजिए। तो भैया मेरे को ये जानना था कि मेरा वो वाले क्लियर है, परस्पर भाव। हाँ आगे बढ़िए। तो लास्ट में जो संतान है उसकी मिनिमम योग्यता क्या होगी बिफोर गोइंग फॉर किड्स? संतान उत्पन्न करने के पहले न्यूनतम योग्यता क्या हो? सिंपल दो है, आपस में ठीक जीना आ जाए, लड़ाई झगड़ा ना करे, नहीं तो बच्चा वही सीखेगा। पहला, आपस में जीना ठीक हो जाए। कहिएगा रोज कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हो क्या? हम कहेंगे साल में एक आध बार हो जाए तो चलेगा, साल में रोज करेंगे तब तो मुश्किल है जी। पहला योग्यता ये चाहिए कि हम आपस के रिश्तों को, परिवार के बाकी रिश्तों को ठीक से जी सकें। और दूसरा ये चाहिए कि बच्चों को परवरिश करना, पालन करना एक लेवल का आना चाहिए, क्योंकि वो नहीं आएगा तो बच्चे को बड़ा कैसे करेंगे। आज के दिन का दुर्भाग्य हो गया है कि महीने भर का बच्चा रोता है ना, तो कई बार जो अभी बने हैं माँ बाप नए, उनको ये भी नहीं पता चलता है कि रो किस लिए रहा है, क्योंकि जिस तरह से परवरिश हुई है उनको अता पता ही नहीं चलता है कुछ। तो थोड़ा सीख लेंगे, समझ लेंगे तो अच्छा ही रहेगा। ठीक है, इनको माइक दे दीजिएगा प्लीज। आ रहा हूं। बहुत देर से इन्होंने हाथ उठा रखा है। हेलो जी भैया मैं सारी डिस्कशन सुन रहा हूँ, पर मेरे प्रश्न नहीं है, मैं कोई अलग तरह से बात कर रहा हूँ कि मेरे को लगता है या तो बच्चों का विश्वास माँ बाप पे कम हो गया, माता पिता की वो सुनते नहीं है, ये सारी समस्या उनके कारण क्रिएट हो रही है, या फिर माता पिता का विश्वास बच्चों पे कम हो गया, किसी न किसी एक का ट्रस्ट कम होने से ये सब समस्याएं पैदा हो रही है। जी शायद दोनों का भी हो गया हो एक दूसरे पे। पर सर मैं जहाँ तक समझता हूँ, कोई भी माता पिता, यहाँ जितनी यूथ जनरेशन बैठी हुई है, कोई भी माता पिता उनके बच्चों का कहीं अहित नहीं चाहता। सहमत। तो फिर इनको ये विश्वास दिलाना चाहिए हम लोगों को, या माता पिता को, या इनको हम पर विश्वास इतना करना चाहिए कि ये कोई भी गलत काम करने से पहले अपने माता पिता को एक बार जरूर बताएं। अन्यथा नहीं लीजिएगा। बच्चों की समस्या क्या है वो बता देता हूं मैं। बच्चों की समस्या यह है कि माँ बाप के रूप में वो हम लोगों को भी उलझते देखें। माँ बाप के रूप में हम लोगों को भी जीते हुए, उलझते हुए देखे हैं एक दूसरे के साथ, इसलिए उनको भरोसा नहीं होता है कि आपका लिया हुआ निर्णय बहुत अच्छा होगा। क्यों जी? नहीं भैया, यहाँ तक मैं समझता हूँ सारे परिवार में उलझने वाली समस्याएं नहीं है, और कोई भी माँ या कोई भी पिता, चाहे वो आपस में उलझ रहे हो, मतलब पति पत्नी, लेकिन फिर भी वो बच्चे का तो हमेशा हित ही चाहते हैं। वही कह रहा हूँ, बच्चे का हित चाहते हैं, ये तो बच्चे को पता है, लेकिन बच्चे का हित करने योग्य हैं आप, ये बच्चे को नहीं लगता है। अन्यथा मत लीजिएगा, मैं तो बच्चों की जगह से बता रहा हूँ। मैं अन्यथा नहीं ले रहा हूँ, मैं तो बात को जनरल कर रहा हूँ। हित चाहते हैं यहाँ तक तो बात ठीक है, ठीक है, लेकिन जो आप कह रहे हैं ना विश्वास कम होता है, विश्वास कम कैसे होता है? आपको दिन में 10 बार झूठ बोलते देखते हैं, 5 बार आपस में विरोध करते देखते हैं, एक दूसरे की शिकायत करते देखते हैं, तो उनको लगता है कि आपकी योग्यता नहीं है ठीक निर्णय लेने की। तो आप ठीक चाहते नहीं हैं, ये बात नहीं है, आप ठीक कर नहीं सकते हैं, ऐसा उनको लगता है। करें क्या? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि माँ बाप की ना, मैं तो कह रहा हूं बच्चों को भी माँ बाप से सार्थक संवाद के लिए सोचने की जरूरत है, और माँ बाप को भी बच्चे से सार्थक संवाद करने की जरूरत है।
वो कम्युनिकेट होने की जरूरत है, एक दूसरे के नीड्स और कंसर्न्स को बता करके, ना कि एक दूसरे पर ब्लेम करके, कंप्लेन करके, ब्लेम करके, क्रिटिसाइज करके, दोषी दिखा के, गलती बता के, कटघरे में खड़ा करके कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होता है। भैया जितनी समस्याएं हमने क्रिएट करी ना, मुझे नहीं लगता कि सारे परिवारों में इस तरह की इतनी समस्याएं हो रही होगी कि वो बच्चे के साथ संवाद नहीं करते होंगे या बच्चे का ठीक से पालन पोषण नहीं करते होंगे बच्चों की, जबकि आज के तारीख में ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकताएं वो पूरी कर रहे हैं, चाहे वो सूखी रोटी खा रहे हैं लेकिन फिर भी अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं वो। इसीलिए तीसरे दिन आने पे यही सब प्रॉब्लम होती है कि सूखी रोटी देना एकमात्र भाव नहीं है। परवरिश की जगह पर जब आवश्यकता की बात कर रहे थे ना, शुरू में ही इस बात को किया था कि सुविधा के रूप में कितना भी ध्यान रख लीजिए, अगर भाव के रूप में ध्यान रखने का काम नहीं हुआ है, समस्याएं यथावत बनी रहेंगी। एक लास्ट भैया, भाव के रूप में भी बच्चों से ऐसा ही संवाद होता है। ऐसा नहीं है कि इतने जने बैठे जिनके माता पिता उनसे भाव से बात नहीं करते होंगे या उनको तवज्जो नहीं देते होंगे। बुरा नहीं मानिएगा, अगर आप तवज्जो देते हैं, ऐसा लगता है, बच्चे से एक बार पूछ के तो देख लीजिए कि उसको तवज्जो मिल रहा है कि नहीं। अपने मन में तो सबको लगता है कि हम जी रहे हैं दूसरे के साथ, ठीक कि नहीं? इधर से हाँ बोल रहे हैं जी। नहीं तो भैया यहाँ बैठे जिनसे मैं बात तो नहीं, लेकिन मैं जहाँ तक सोचता हूँ कोई भी ऐसा नहीं होगा जिनके माता पिता अभी जहाँ यहाँ बैठे हैं, जिनसे मैंने देखा है, उनके माता पिता उनसे बात नहीं करते होंगे या उनको ये नहीं कहते होंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता है। मैं आपके घर का भी बता सकता हूँ, 99% चांस है कि आपका बच्चा आपसे 10 चीज़ों को छुपाता होगा। 99% चांस है, 100 तो मैं नहीं बोल सकता हूँ। 99% चांस है कि आपका बच्चा आपके घर में आपसे बातों को ठीक ठीक पूरा नहीं बताता होगा। हमारा एक मैरिज का प्रपोजल आया हमारे किसी मित्र का, लड़की पुणे में नौकरी करती थी, नौकरी नहीं पढ़ाई कर रही थी डॉक्टरी का। घर से बड़ा प्रपोजल आया कि ऐसा ऐसा लड़की है और पता करना है, ठीक। हम लोगों के तो सब जगह फ्रेंड है, एक दिन में फ़ोन करवाए तो अगले दिन पता चला कि पूरे कॉलेज को पहले से पता है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है, ठीक। अब घर में माँ बाप को इतना भी नहीं पता है कि 3 साल से लड़की का एक बॉयफ्रेंड है और पूरा कॉलेज जानता है उसको, इंस्टाग्राम से लेके बाकी जगह उसके पोस्ट पड़े हुए हैं, ठीक। 50 जगह वो नाइट पार्टी में घूमते रहते हैं और यहाँ माँ बाप जो है उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं एक। देखिए, संवाद की स्थिति तो इतनी खराब हो गई है आज के दिन ज़्यादातर घरों की कि आज ही कोई हमको बता रहे थे, एंड नो ऑफेंस टू एनीवन, कि सामान्य रूप से बच्चे आज के दिन अपना प्रोफाइल बनाते ना तो माँ बाप को ब्लॉक कर देते हैं कि देखें नहीं हम क्या कर रहे हैं। हंस रही है इधर, क्यों जी? हाँ, ये कह रही है कि हमारी फ्रेंड ने ब्लॉक कर रखा है माँ बाप को। वो कह रहे हैं पति पत्नी भी ब्लॉक करके रखे हैं। देखिए, फोन तो ज्यादातर में मैं देखा हूँ ब्लॉक करके रखते हैं बच्चे माँ बाप से और कई बार पति पत्नी से। वही फोन ब्लॉक करने का मतलब वही है ना, लॉक करने का, पासवर्ड ब्लॉक कर रखे हैं, जिसका मतलब क्या है, हम नहीं बताना चाहते हैं हमारी जिंदगी में क्या चल रहा है। नहीं देता ना। वो कह रहे हैं, इस बात में हम भी सहमत हैं। यही स्थिति है जी। हमको लगता है संवाद होता है, संवाद के नाम पर हम जी युवा पीढ़ी अपने माँ बाप बहुत त्रस्त हैं, ये मत सोचना कि बड़े मौज में है तुम ही को दबा रहे हैं। सही बात। भैया करेंगे उस पर बात। हाँ, भैया हाँ, इधर हाँ। मैं ये सोच रहा हूँ, कई बार ये स्वाभाविक आकर्षण होता है तो फिर कई बार ये हट जाता है, और ऐसे भावनात्मक कई बार सहयोग लगता है तो फिर वो भी मन करता कि ना हो तो कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी। और इसमें भी ऐसा ही होता है कि कई बार स्वाभाविक आकर्षण हो जाता है, फिर वो ज़्यादा अगर हम बढ़ते हैं किसी की तरफ तो दूर से फिर नजर आने लगता नहीं कुछ नहीं है ऐसा, तो उसमें क्या करें फिर? 2 में से एक ऑप्शन है,
या तो ये सारे क्राइटेरियन कि जहाँ अपनी अपेक्षा सर्वाधिक पूरी होती हो या जहाँ अगले की अपेक्षा को हम पूरा कर रहे हैं वहाँ हम विवाह संबंध कर लें। जहाँ हमारे एक्सपेक्टेशंस अगले से पूरा हो रहे हों और अगले के एक्सपेक्टेशन को हम पूरा कर पा रहे हों, वो मैच करा के विवाह कर लें, ये सजेस्ट करूंगा मैं। तो कई बार फिर ये हट भी जाता है भाई, स्वाभाविक की कोई ऐसी जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर मतलब वो एक समय तक वो सही लगता है, फिर उसके बाद फिर हट जाता है। फिर भावनात्मक तो बिल्कुल ही दूर दूर तक है। अगर विचार से ही आप उसको समीक्षित करके हटा सकते हैं, आपको लगता है कि आगे किसी में बढ़ने की जरूरत नहीं है, तो ये देखिए कि संतान का समुचित पालन पोषण, उत्पादन, संबंध की जिम्मेदारी, ये सब आप चाहते हैं कि नहीं। जैसे मैं सबको एक मजाक में कहता रहता हूँ, जो शादी नहीं करता हो ना खुद, ठीक है, उसको या तो अपना खाना बनाना और सारा रूटीन सेट कर लेना चाहिए, या अपनी पसंद का खाना खाना भूल जाना चाहिए। इतने तो होगा जी, और क्या होगा। एक सेकेंड, प्रश्न कितने हैं एक बार हैंड रेज कर लें जरा। 1 2 3 4 5। भैया इसको कल कंटिन्यू करें क्या सुबह? थोड़ा सा एक सेकेंड देखिए, हम कल इसमें जो कंटिन्यू करेंगे ना अगर, तो फिर उसमें विवाह को कैसे व्यवस्थित ढंग से करें, उन बिंदुओं पर तो हम कर सकते। अगर आपको वापस ये परस्पर स्वाभाविक आकर्षण को लेके और इन्हीं बिंदुओं पर बात करना हो तो अभी पूरा कर लें। हम उस टॉपिक को कल ओपन नहीं करना चाहते। तो फिर विवाह के जेन्युइन मुद्दों पर हम बात करेंगे, ना कि हम ये बात करते रहेंगे कि किसी की तरफ मन खींच रहा है तो क्या करें और क्या नहीं करें। ये सवाल हो गया ना, उस पर तो बात नहीं करना ना। 1 से शादी करें कि 24 से करें, लड़के से करें कि लड़की से करें, ये सवाल अगर बचा हो तो अभी कर लें। हो गया ना, बढ़िया। आखिरी प्रश्न इनका सुन के क्लोज कर देते हैं। यस भैया, जैसे कि बात तो हो गई हम दोनों की कि वो मानने के लिए तैयार है और मैं भी मानने के लिए तैयार हूँ। मैंने उससे मेरी जो भी मेरी योग्यता है, जो भी है, सामने रख दी कि देखो मैं इस गति से आगे चलना चाहती हूँ और मेरी ये बना हुआ है। उसने भी बोला है कि हाँ मैं तैयार हूँ, कमिटमेंट दे रहा है उस टाइम पे कि नहीं तुम सही कह रही हो, तुम सही के लिए जीना चाह रही हो, तो मैं भी चाह रहा हूँ। वो उस टाइम के लिए तो वो कमिटमेंट दे देता है। तो क्या उसकी बात पे मुझे विश्वास करना चाहिए उस टाइम पे, या फिर उसका पास में जाके उसकी प्रवृत्तियाँ देखनी चाहिए कि ये बंदा सही है या नहीं है? इसको कल बात करता हूँ कि प्रवृत्तियों को जांच परख करने जाएं तो उसके क्या तरीके होंगे। कल बात करता हूँ इस पर। ठीक है भैया। और इस पे भी कल बात करेंगे सर, जो विवाह हो गया है उसके बाद का। हाँ, वो तो कल ही कर सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, अनलेस कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का प्रश्न पूछने वाले हैं आप। 2 मिनट दे दीजिए, क्लोज करके क्लोज करते हैं। भैया जैसा अभी भैया कह रहे थे कि बच्चे नहीं मानते ऐसा, या तो एक देखने को मिलता है, जैसा मेरी खुद की भी पीड़ा थी और पीड़ा है भी सही कि शादी करें तो क्यों करें, क्योंकि जब रिश्तेदारों में या परिवार में ऐसा देखते तो इतना झगड़ा, इतना मनमुटाव, इतनी दूरियां होती है, और फिर वही रिश्तेदार वही कहते हैं कि नहीं शादी कर ले, उम्र निकल जाएगी। तो ये सब चीज़ें देख के तो ऐसा लगता है कि शादी करे ही क्यों आखिर, जब तुम लोगों ने कर रखी है, वो जिंदगी भी सही नहीं चल रही। तो ये एक पीड़ा भी रहती है अंदर की, ऐसा क्यों करें। और फिर दूसरों को मोटिवेट कर रहे कि नहीं तुम भी करो वही। फिर वो देखने को मिलता है कि शादी करके भी अगर इतने मनमुटाव में या इतनी पीड़ा में ही रहना तो फिर शादी करे क्यों। इस तरह की पीड़ा अंदर रहती है। तो मैं तो अभी एक लाइन में उत्तर इतना ही दूंगा कि संबंध में भावपूर्वक जीने की योग्यता उनकी नहीं थी, इसलिए बिगड़ गई। तो हम वो भावपूर्वक जीने की योग्यता विकसित कर लें, फिर विवाह को करें तो चीजें ठीक हो जाएंगी। पर और बात करनी हो तो कल करेंगे। इनका कुछ प्रश्न है, सुन के क्लोज करते। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे ना पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चा नहीं चाहता शादी करना, तो कहीं ना कहीं बच्चों की भी ये तो ये एक्सेप्टेशन रहती होगी कि मैं मेरे मम्मी पापा को हर्ट नहीं करूं, कि है ना वो भी कहीं हर्ट नहीं हो मेरी वजह से कभी। तो ये चीज़ तो गलत है ना कि माँ बाप ही सोचते हैं कि बच्चा मेरे को हर्ट करता है। बच्चा भी तो कहीं ना कहीं सोचता है कि मेरे माँ बाप भी तो हर्ट हो रहे हैं ना, तो उनको समझते हुए मैं इस चीज़ को ना करूँ, वो तो मेरी समझदारी है ना सर। तो इस चीज़ पे आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो इतना ही कहना चाहेंगे कि बच्चे और माँ बाप आपस में बात करके एक जगह तक पहुँच सकें, इसकी ज़रूरत है। बच्चा तुम्हारे जितना समझदार हो जाए तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, माँ बाप तुम्हारे इतना समझदार हो जाए तो भी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। किसी जगह पर तो वो डायलॉग की ज़रूरत है।
और सर एक और क्वेश्चन, जैसे इसमें मैं अभी हूँ, जैसे रिश्ते तो आ ही रहे हैं, तो मम्मी बोलती है, पापा बोलते हैं कि देख इसको रिश्ता आया है तेरे लिए, और लड़का, अब वो बोलते हैं कि लड़के को समझ, तो 1-2 दिन में तो मैं उसको समझ नहीं पाऊंगी, उसके साथ रहना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, उसके भाव जो है वो समझने पड़ेंगे, तो उसके लिए टाइम लगेगा। तो जैसे मैं उससे बात करूंगी तो उनको तो यही लगेगा कि वो किसी लड़के से बात करी है, इन द सेंस बिना किसी वजह से भी, तो गलत समझते ना कि क्यों बात करिए तो उससे, तो इसको कैसे सोल्व करें? तो कैसे पता करें 2-4 दिन मिल के लड़के या लड़की को, इस पर कल बात करेंगे। ये तो ऐसा भी होता है कि जैसे बात करना स्टार्ट कर ली उससे, तो वो जैसा भी हो, लूला लंगड़ा काड़ा, अब ऐसा लगता है वो मेरा है, तो वो चीजें कैसे डील करें कि भाई यार अब गले तो पड़ ही गया है, बात करना तो स्टार्ट कर ही दी है। मैं तो ये कहूंगा कि लग जाए ना मेरा है तो फिक्स कर लेना कि हमेशा बना के रखेंगे कि मेरा है, तो चल जाएगा। बट सर है ना, लड़कियों को अटैचमेंट जल्दी हो जाती है, वो नहीं समझ पाती इतना जल्दी। कहाँ है? मैं बोल रही हूँ। तो सर हो जाती है, हालांकि नहीं करना चाहते लेकिन हो जाती अगर ये लगता है कि लड़कियों को अटैचमेंट जल्दी हो जाता है ना, तो हमको पहले सारे पैरामीटर्स पता करके फिर बात शुरू करना चाहिए। तो अगर ऐसा लगता है तो बाकी सारी चीजें माँ बाप को कहना चाहिए कि पता कर लीजिए मेरे इस लिस्ट को, ये होगा तब हम बात करेंगे। एक वो अच्छी निश्चित दूरी का कॉन्सेप्ट भी चलता है इसमें, वो ये यहाँ पे कल अप्लाई होगा? कल बात करता हूँ, बात करता याद रखना भैया इसको आप, ठीक है ना। आज के लिए कल इस पर हम बात कर देंगे कि क्राइटेरियंस में कैसे हम चीजों को देखें। आज के लिए सभी को नमस्ते।